नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 01 वर्मा परिवार सगाई। भुज वर्मा परिवार की सगाई पार्टी। वर्मा परिवार का विशाल प्रांगण 36 मेजों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पर इलाके के प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित परिवारों के वंशज बैठे थे। वे तेजस्वी और आकर्षक मिस निशा वर्मा को अफसोस भरी आंखों से देखने लगे। मिस निशा वर्मा के लिए कितनी दुख की बात है, इतनी सुंदर महिला जिसके पीछे 4 बड़े परिवारों के बेटे पड़े हुए हैं, फिर भी उसने एक कैदी से शादी नहीं की। क्या बूढ़ा मालिक पागल हो गया है? निशा वर्मा के चेहरे पर भी नाराजगी के भाव थे जब उसने अनिच्छा से बूढ़े पितामह से कहा, दादाजी, क्या आप सचमुच पागल हो गए हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी जान बचाई थी, आप मेरी शादी एक कैदी से करवाना चाहते हैं? बूढ़े मास्टर वर्मा का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने मेज पटक दी। यार, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे दादा तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? जब तक तुम युवा मास्टर ध्रुव से शादी करोगी, तब तक तुम अनंत धन और सम्मान का आनंद उठाओगी। धन और सम्मान? दादाजी, उनका मल्होत्रा परिवार खत्म हो गया है। ध्रुव मल्होत्रा, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है, मेरे लिए क्या धन और सम्मान ला सकता है? निशा वर्मा की आंखों में कड़वाहट भर गई और उसने बूढ़े पिता के गुस्से भरे चेहरे को अनदेखा करते हुए गुस्से से कहा, दादाजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं ध्रुव मल्होत्रा जैसे व्यक्ति से नहीं बल्कि एक भिखारी से शादी करना पसंद करूंगी। एक थप्पड़ से बूढ़े मुखिया ने मेज पर जोर से पटका, जमीन पर गिर पड़े, अपने हाथों से खुद को संभाला और दिल दहला देने वाली सिसकियां लीं। मैं अपने माता पिता के कर्तव्यों में विफल रहा, जिससे युवा मास्टर ध्रुव को अपमानित होना पड़ा। मैं 1000 बार मरने का हकदार हूँ। दादाजी। रोशनी वर्मा बेचैनी से दौड़ी और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हुए निशा वर्मा से गुस्से में बोली, चचेरी बहन, तुम दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उन्होंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार से संभाला है, तुम्हें अपने दिल के करीब रखा है। क्या तुम मरने से पहले दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? निशा वर्मा का चेहरा सख्त हो गया, फिर उसने पलटकर कहा, रोशनी वर्मा, दिखावा बंद करो। जब तुम इतनी ही पतिव्रता हो, तो दादाजी की इच्छा पूरी करके उस कैदी ध्रुव मल्होत्रा से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं। रोशनी वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और दादाजी की ओर पीड़ा भरी नज़र से देखने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं उससे शादी करूंगी। मैं वैसे भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैं अपने जीवन का उपयोग दादाजी की इच्छा पूरी करने में कर सकता हूँ। हे, ये आपके शब्द हैं, इन सभी लोगों के सामने अब आप उनसे पीछे नहीं हट सकते। निशा वर्मा का चेहरा मूर्खतापूर्ण मुस्कान से चमक उठा, और वर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी दया व्यक्त की। इस लड़की रोशनी वर्मा के लिए कितनी शर्म की बात है, इतनी सुंदर, फिर भी जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित। डॉक्टरों ने कहा कि वह इस साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। हाँ, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? एक मरता हुआ व्यक्ति और एक दरिद्र कैदी, एक वेश्या और एक कुत्ता, क्या ये दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं है? राजेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा कि जब तक यह उनकी बेटी निशा वर्मा नहीं थी, तब तक ये जश्न मनाने का कारण था। हे, बहन रोशनी वर्मा, मैं आपके और उस कैदी के लिए एक अच्छे बच्चे के शीघ्र जन्म की कामना करती हूँ। निशा वर्मा ने अपनी रेड वाइन का घूंट लिया, उसका चेहरा गुलाबी चमक से चमक रहा था। रोशनी वर्मा ने अपना सिर झुकाया, एक बनावटी मुस्कान बिखेरी और अपना गिलास उठाया। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, चचेरे भाई। सभी लोग उपहास करने लगे, उनकी आंखों में दया दिख रही थी, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। लेकिन बूढ़े मास्टर वर्मा ने जोर से अपनी बेत थपथपाई और जोर से कहा, अच्छा पोती, दादाजी तुम्हारी पुत्रवत भक्ति को स्वीकार करते हैं, और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम निश्चित रूप से भविष्य में अंतहीन धन और सम्मान का आनंद लोगी। वह रोशनी वर्मा का हाथ पकड़कर उसे सामने के आंगन में ले गया, जहाँ एक मजबूत मुद्रा वाला युवक बंदूक की तरह सीधा खड़ा था। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया के प्रति घृणा की एक दबंग नजर थी। युवा मास्टर ध्रुव, मैं अपनी पोती को लेकर आया हूँ, वही वह महिला है जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं। बूढ़े मास्टर वर्मा झुके, अपनी आस्तीन थपथपाए और सीधे घुटनों के बल बैठ गए। बूढ़े मास्टर, कृपया उठ जाए। ध्रुव मल्होत्रा ने बूढ़े व्यक्ति को खड़ा करने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर रोशनी वर्मा की ओर देखा और सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि आप मुझसे शादी कर रहे हैं, तो मैं, ध्रुव मल्होत्रा, भगवान की कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, मुझे तुम पर यकीन है। रोशनी वर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके सामने खड़ा आदमी भले ही बेकार हो, लेकिन उसके प्रति उसके स्नेह और देखभाल ने उसे गर्मजोशी का एहसास कराया। तभी उनके पीछे से उपहास से भरी एक आवाज आई, अरे,
तुम तो एक कैदी हो, एक भिखारी से भी बदतर, फिर भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई हो? निशा वर्मा ने उनकी ओर घृणा से देखा, उनकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं जैसे कि वह कचरा देख रही हों, जबकि राजेंद्र वर्मा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। हे, मुझे यकीन है कि आपके पास उचित सगाई का उपहार भी नहीं है। हमारे वर्मा परिवार के घर में खड़े होकर आप शर्मनाक हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने खाली हाथ माफी मांगते हुए मुट्ठी से सलामी दी। बूढ़े मालिक, मैं अभी सुदूर उत्तरी जेल से बाहर आया हूं और मुझे उपहार खरीदने का समय नहीं मिला है। आपका जन्मदिन 3 दिन बाद है, मैं तब इसकी भरपाई कर दूंगा। मैं, ध्रुव मल्होत्रा, अपनी पत्नी को कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। हा, क्या तुम जानते हो कि 3 दिनों में बूढ़े गुरु के जन्मदिन की दावत में कितने गणमान्य लोग आएंगे? उनका हर उपहार बहुत कीमती है। तुम कोई घटिया उपहार लाने की हिम्मत मत करना जिससे हमारा पूरा वर्मा परिवार बदनाम हो जाए। निशा वर्मा ने मजाक किया और उसकी मां मीना वर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ध्रुव मल्होत्रा, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। 3 दिनों में जन्मदिन की दावत में जैन परिवार के युवा गुरु भी शामिल होंगे। जैन परिवार गहनों और जैद का बड़ा कारोबार करता है, उनका उपहार निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। जब समय आएगा, अगर तुम दूसरे दामाद के रूप में चैन के युवा गुरु से कमतर साबित हो जाओगे तो यह वाकई शर्मनाक होगा। जैन परिवार, वे ऐसे ही पिछड़े इलाके में घूम रहे हैं। मैं, ध्रुव मल्होत्रा, जो उपहार दूंगा वह संभवतः उससे भी बदतर नहीं होगा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं और उसने रोशनी वर्मा का हाथ थामकर वर्मा परिवार की हवेली से बाहर निकल गया। प्रवेश द्वार पर एक पुरानी जीप आकर रुकी। एक ईमानदार और भोला भाला सा दिखने वाला आदमी गाड़ी से उतरा और सम्मानपूर्वक उनके लिए दरवाजा खोला। निशा वर्मा ने उस पर नजर डाली और खुद को उपहासपूर्वक हंसने से नहीं रोक सकी। एक पुरानी गाड़ी जिसका उत्पादन 10 साल पहले बंद हो गया था। आप इतने गरीब हैं कि आप इस कबाड़ में चलते हैं और फिर भी आप हमारे सूखे घर पर शेखी बघारने की हिम्मत रखते हैं। पापा, यार सही कह रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे, ऐसे घटिया आदमी को हमारी पोती का पति चुनने का? वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा उसके साथ बर्बाद हो जाएगी। राजेंद्र वर्मा ने भौहें सिकुड़ी और मुखिया की ओर देखा, अवाक। हालांकि बूढ़े मास्टर वर्मा श्रद्धापूर्वक झुके हुए जीप को जाते हुए देख रहे थे। जब लाइसेंस प्लेट नजरों से ओझल हो गई, तभी वह पलटा और गाली देते हुए बोला, तुम मूर्खों का झुंड हो, तुम कुत्तों की तरह अंधे हो। जो कोई ऐसी कार में सवारी कर सकता है, तुम उसे अपमानित नहीं कर सकते। यद्यपि जीप का बाजार में उत्पादन बंद कर दिया गया था, फिर भी सेना के लिए इसका उत्पादन जारी था और इस वाहन की लाइसेंस प्लेट व से शुरू होती थी, जिसका उपयोग केवल सैन्य क्षेत्र के मुख्यालय द्वारा ही किया जा सकता था। अध्याय 2। ध्रुव मल्होत्रा की असली उत्पत्ति। जीप धीरे धीरे वर्मा परिवार के घर के पास से गुजरती हुई पास के एक सुनसान प्रांगण में पहुंची। आंगन के बाहर एक पुरानी परिधि दीवार थी, जो एक साधारण फार्म हाउस से अधिक कुछ नहीं बताती थी। फिर भी अंदर का स्थान बहुत बड़ा था, जो 2000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, वर्मा परिवार की संपत्ति से कई गुना बड़ा। रोशनी वर्मा की आंखों में कौतूहल की एक झलक उभरी, क्योंकि उनकी समझ से ध्रुव मल्होत्रा को सुदूर उत्तरी जेल से रिहा होने के बाद कंगाल हो जाना चाहिए था। उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो सकती है? सिर्फ जमीन की कीमत ही करोड़ों में होगी, है ना? रोशनी वर्मा, अभी एक कमरा ढूंढो और आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए रोशनी वर्मा को एक शयन कक्ष में ले जाकर अकेले ही आंगन के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। फुट कोनों से कई आकृतियां उभरी और आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठीं। हर्षवर्धन राव, प्रथम सेना के कमांडर। आदित्य मेहता, द्वितीय सेना के कमांडर। करण मल्होत्रा, तीसरी सेना के कमांडर। हम महामहिम उत्तरी लियाओ राजा का अभिवादन करते हैं। सेना के तीनों सेनापति, जो सेना के अग्रणी युद्ध जनरल थे, श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और युद्ध के देवता की ओर देख रहे थे, जिनकी वे अपने हृदय में पूजा करते थे। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में दुख के भाव झलक रहे थे। 3 साल बीत चुके हैं और मैं अंततः सुदूर उत्तरी जेल से बाहर आ गया हूं। क्या उत्तरी लियाओ सेना की तीनों सेनाओं के कमांडर वास्तव में युद्ध में मारे गए हैं? महाराज, जीप से एक लोहे के टॉवर जैसा विशालकाय आदमी नीचे कूदा और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कैंगलोंग बटालियन के विक्रम सिंह, लॉर्ड उत्तरी लियाओ राजा को नमस्कार। कैंगलोंग बटालियन को ड्रैगन साम्राज्य की प्रमुख विशेष बल बटालियन के रूप में जाना जाता था और इसके कमांडर के रूप में विक्रम सिंह को सेना के नेता का खिताब प्राप्त था। उनकी स्थिति कुछ युद्ध राजाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। विक्रम सिंह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मेरे स्वामी, आप वापस आ गए हैं। हमारी उत्तरी लियाओ सेना का महान प्रतिशोध अंततः लिया जा सकता है।
ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने ड्रैगन सिटी की दिशा की ओर देखा, उसने कहा, मुझे बताओ, किसने उच्च विस्फोटक लगाए, जिसने मुझे सुदूर उत्तर जेल में स्वेच्छा से प्रवेश करने के लिए मजबूर किया? महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि यह सब हिडन ड्रैगन नामक संगठन का काम था। इस संगठन की शक्ति बहुत अधिक है। न केवल उन्होंने 10 महान परिवारों के साथ मिलीभगत की, बल्कि उन्होंने 3 युद्ध राजाओं को भी संगठित किया। ये तो वही हैं। ध्रुव मल्होत्रा का व्यवहार शांत रहा, मानो खबर ने उन्हें बिल्कुल भी चौंकाया नहीं। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने मन ही मन अपनी प्रशंसा प्रकट की। तीनों युद्ध राजा पहले से ही मार्शल आर्ट की दुनिया में अजेय ताकत थे, और 10 महान परिवारों ने साम्राज्य पर अपना दबदबा बनाए रखा। ऐसी दुर्जय शक्तियों का एकजुट होना दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर सकता था। फिर भी लॉर्ड उत्तरी लियाओ राजा का दृढ़ संकल्प अडिग था। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया, फिर मुट्ठी बांधकर फूट फूट कर रोया। प्रथम सेना के कमांडर अमन राठौर को लुओशा साम्राज्य की सेना ने फंसा लिया और मार डाला। अकेले ही उसने थकावट से मरने से पहले उनके 10 युद्ध जनरलों को मार डाला। अमन राठौर वास्तव में उत्तरी लियाओ सेना का एक बहादुर योद्धा। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर शोक था। उसे उस शानदार व्यक्ति की याद आ गई जो एक बार युद्ध के मैदान से दुश्मनों के सिर और गर्म शराब की बोतल लेकर लौटा था। द्वितीय सेना की कमांडर प्रिया शर्मा आपके फ्रेम अप के तथ्यों की जांच करते समय डार्क वेब के 3 सबसे बड़े हत्यारों द्वारा हत्या का सामना कर रही थी और तब से लापता है। विक्रम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज थकान से भर गई थी। मीरा, तुम इतनी मूर्ख क्यों थीं? ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आंसू चमक उठे, क्योंकि उसे एक बार फिर वह विचित्र लेकिन पूरी तरह से वफादार लड़की दिखाई दी। बैकवर्ड, तीसरी सेना के कर्नल अर्जुन सिन्हा ने तुम्हारा बदला लेने के लिए अकेले ही उन 3 प्रमुख कुलों का सफाया कर दिया जिन्होंने तुम्हें फंसाया था, और बाद में 10 महान परिवारों के विशेषज्ञों ने उन्हें घेर कर मार डाला। विक्रम सिंह फूट फूट कर रोया, उसका सिर जोर से जमीन पर टकराया, जिससे फर्श पर आधा मीटर लंबी दरार पड़ गई। 10 महान परिवार, डार्कनेट विशेषज्ञ और लुओशा किंगडम की सेना हिडन ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन की ताकत अथाह है। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, एक विलो पत्ती को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे बाहर की दीवार की ओर तेजी से फेंका। क्रैक, विलो पत्ता एक उल्टे खंजर की तरह 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार को चीरता हुआ सीधे एक हत्यारे की छाती को चीरता हुआ। दीवार से नीचे गिरने से पहले उस आदमी को पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला। विक्रम सिंह के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ और फिर वह उत्साह से उछल पड़ा। मेरे प्रभु, आपकी युद्ध कुशलता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई है। क्या आप पौराणिक इंपीरियल मार्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? मार्शल कलाकारों की दुनिया में ग्रैंड मास्टर्स को सम्मान दिया जाता है, जबकि ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स पहले से ही एक क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं, और मार्शल आर्ट के शिखर पर युद्ध राजाओं का कब्जा होता है। 4 राजा, लुओशा साम्राज्य के 3 संत और अंधेरी दुनिया के कुछ शासक सभी इस क्षेत्र में हैं। और अब उत्तरी युद्ध राजा ने पहले अप्राप्य इंपीरियल वे क्षेत्र को तोड़ दिया है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसने उसे वर्तमान युग में अजेय बना दिया है। भले ही हिडन ड्रैगन संगठन के पास कई विशेषज्ञ हों, लेकिन वे उत्तरी लियाओ राजा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हिडन ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ने सुदूर उत्तरी जेल में मेरी हत्या करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पौराणिक राजा यान के पाउडर का उपयोग करके भी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं मेडिसिन गॉड से मिलूंगा। न केवल मैंने एक आपदा को आशीर्वाद में बदल दिया, बल्कि मैंने एक अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर ठंडी आवाज में कहा, इस मामले को अभी गुप्त रखो और मेरे लिए हिडन ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के जासूसों की गुप्त जांच करो। मैं उनका पूरी तरह सफाया करना चाहता हूँ। हाँ कमांडर, विक्रम सिंह ने सिर झुकाया, फिर खड़े होकर कहा, महाराज, मैंने पहले ही व्हाइट टाइगर बटालियन को शहर के बाहर घात लगाने के लिए तैयार कर लिया है। बस आदेश दें और वे किसी भी दुश्मन को खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ। आंगन में रोशनी वर्मा एक कुर्सी पर गिरी हुई बैठी थी। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से लाल हो गया था, माथे से पसीना टपक रहा था, छाती अनियमित रूप से धड़क रही थी, सांस उथली और रुक रुक कर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के दरवाजे पर खड़ी हो। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह उसकी नब्ज देखने लगा। उसकी हृदय गति कम हो रही है और उसे एंजाइना हो रहा है। तुमने इतनी गंभीर बीमारी को कैसे झेला? ये कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और दादाजी ने ही मुझे बचाया था। मैं पहले से ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रही। ध्रुव मल्होत्रा का हाथ थामते हुए रोशनी वर्मा के चेहरे पर एक दुखद लेकिन सुंदर मुस्कान उभरी। ध्रुव मल्होत्रा, मैं ज्यादा से ज्यादा आधे साल और जी सकती हूँ। तुम्हारे लिए अपना मन बदलने में अभी भी देर नहीं हुई है।
तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की जरूरत नहीं है जो मौत के कगार पर हो। ध्रुव मल्होत्रा को गहरा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ी नाजुक लड़की ने इतना दर्द सहा होगा, इतनी युवा और सुंदर उम्र में मुरझाने की संभावना का सामना करना। ध्रुव मल्होत्रा के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई और उन्होंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रोशनी वर्मा, चूंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक करूंगा। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, रोशनी वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर भी उसकी आंखों में उदासी की झलक झलक रही थी। देश विदेश के जाने माने डॉक्टरों ने उसकी हालत की जांच की थी। चाहे पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार हो या पश्चिमी चिकित्सा के प्रोफेसर, सभी ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। कुछ प्रोफेसरों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनकी बीमारी का इलाज करना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीतने से भी अधिक कठिन होगा। वह बहुत पहले ही ध्रुव मल्होत्रा के शब्दों को महज सांत्वना मानकर हार मान चुकी थी। ध्रुव मल्होत्रा ने बेशक उसके विचारों को समझा, लेकिन आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक नुस्खा लिखा जिसमें रोशनी वर्मा को अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए रोजाना दवा लेने का निर्देश दिया। पौराणिक चिकित्सा भगवान की चिकित्सा तकनीकों से उनकी शिक्षाएं पारंपरिक चिकित्सा से बहुत अलग थीं। जब तक वह रोशनी वर्मा के शरीर को ठीक से नियंत्रित कर सकता था, वह किंग यान सुइयों का उपयोग करके उसकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता था और उसे उसके हृदय रोग पर काबू पाने में मदद कर सकता था। इस अवधि के दौरान दवा ले लो। एक बार जब तुम्हारा शरीर नियंत्रित हो जाएगा तो मैं सुइयां लगाऊंगा और तुम्हारे हृदय रोग को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे एक तरफ के कमरे में आराम करने को कहा। अध्याय 3 जन्मदिन की दावत से पहले की साजिश। वर्मा परिवार के मुख्य प्रांगण में प्रत्यक्ष लाइन के कई सदस्य एकत्रित होकर हाल की घटना पर चर्चा कर रहे थे। आपने गलत नहीं सुना है न? वह बेकार का ध्रुव मल्होत्रा रोशनी वर्मा की बीमारी का इलाज करने जा रहा है, उसे हर दिन पारंपरिक चीनी दवा पिलाकर उसके शरीर को नियंत्रित करने के लिए। निशा वर्मा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। हे, ये कूड़ा न जाने कहां से कुछ नकली दवाइयां सीख कर आया है, अब खुद को ईश्वरीय डॉक्टर समझता है। वर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते अरमान वर्मा ने उपहास किया, फिर गर्व से कहा, यह अच्छी बात है। अगर रोशनी वर्मा इस कूड़े के हाथों मर जाती है तो हमारा वर्मा परिवार शादी की सगाई रद्द कर सकता है, जिससे हम पूरे शहर में हंसी का पात्र बनने से बच जाएंगे। हा, ध्रुव मल्होत्रा, ये कचरा सबसे बड़ा मजाक बनने जा रहा है, जिससे उसकी अपनी मंगेतर की मौत हो जाएगी। हजारों लोग उस पर उंगली उठाएंगे और सभी उससे घृणा करेंगे। निशा वर्मा मुस्कुराए, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वहां उपस्थित वर्मा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर भी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। इस समय बूढ़े मास्टर वर्मा ने अपनी छड़ी को थपथपाते हुए आगे बढ़ते हुए घुरघुराहट के साथ कहा, तुम क्या जानते हो, युवा मास्टर ध्रुव की दिव्य क्षमताएं बहुत बड़ी हैं। शायद उसके पास कोई अनोखा गुप्त नुस्खा है जो रुआ की बीमारी को ठीक कर सकता है। अनोखा रहस्यपूर्ण नुस्खा? हम किस युग में हैं? दादाजी, आप अभी भी इन ठगों की चालों पर विश्वास करते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो उसने आपकी बीमारी को ठीक नहीं किया, उसने बस इसका श्रेय ले लिया। आपको वास्तव में उसका इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अरमान वर्मा ने तिरस्कार से भरी आंखों से व्यंग्य किया। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव मल्होत्रा, जिसका परिवार नष्ट हो गया था और जो कैदी बन गया था, में कोई अविश्वसनीय क्षमताएं थीं। बूढ़े मास्टर वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू क्या जानता है? युवा मास्टर ध्रुव की चिकित्सा कौशल दुनिया में बेजोड़ है। मैंने 3 दिन और 3 रात उनके सामने घुटने टेके और उन्होंने मेरी जान बचाई। तू युवा मास्टर ध्रुव पर कलंक लगाने की हिम्मत करता है? क्या तू अब जीना नहीं चाहता? एक तमाचे के साथ अरमान वर्मा के सुंदर चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए, जिन्होंने अविश्वास से बूढ़े मालिक की ओर देखा। दादाजी, मैं आपका सबसे बड़ा पोता हूं और आपने मुझे बाहरी व्यक्ति समझकर मारा। युवा मास्टर ध्रुव कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह वर्मा परिवार का पोता दामाद है। बूढ़े मास्टर वर्मा ने अपनी छड़ी से फर्श पर जोर से प्रहार करते हुए दहाड़ते हुए कहा, उनकी उंगली सभी पर आरोप लगाते हुए इशारा कर रही थी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपको युवा मास्टर ध्रुव के साथ सम्मान से पेश आना होगा। यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। वे सब चुप हो गए और देखते रहे कि बूढ़ा मालिक गुस्से में चला गया। अरमान वर्मा ने अपना चेहरा छिपाते हुए गुस्से से कहा, दादाजी वाकई बूढ़े हो गए हैं और वे वाकई उस बकवास ध्रुव मल्होत्रा को कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। मैंने किसी से सैन्य अभिलेखों की जांच करवाई। जब वह छुट्टी पर गया था तो वह एक मामूली सिपाही था, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। उसने दादाजी को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वह सिर्फ किस्मत थी। हाँ, दादाजी ने उसे अपनी पोती का पति बना लिया है। हम वर्मा परिवार अब पूरे शहर में हंसी का पात्र बन गए हैं। हम फिर कभी अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएंगे?
वर्मा परिवार के अन्य सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। प्रतिष्ठित वर्मा परिवार, एक प्रसिद्ध बड़ा घराना, अब एक कैदी को अपना दामाद स्वीकार करने तक गिर गया है। कितनी शर्म की बात है। चिंता मत करो, वह कूड़ा ध्रुव मल्होत्रा आसमान नहीं पलट सकता। निशा वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने यंग मास्टर चेन को पहले ही बता दिया है, कल के जन्मदिन के भोज में वह जैन परिवार के संग्रह से एक खजाना निकालेगा जो उस कूड़ा ध्रुव मल्होत्रा को पूरी तरह से मात देगा और दादाजी को बताएगा कि वास्तव में हमारे वर्मा परिवार का दामाद बनने का हकदार कौन है। उन्होंने उत्साह से ताली बजाते हुए सिर हिलाया। अच्छा है, जैन परिवार एक रत्न व्यवसायी है। यंग मास्टर चेन के आगे बढ़ने से ध्रुव मल्होत्रा चींटी की तरह कुचल दिया जाएगा। यंग मास्टर चेन के एक्शन लेने से उस बेकार ध्रुव मल्होत्रा से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाएगा। अरमान वर्मा की आंखों में खुशी के भाव दिखे, फिर उसने एक भयावह लहजे में कहा, लेकिन यह अकेला उस बेकार ध्रुव मल्होत्रा के लिए बहुत आसान है। मैं कहता हूँ, क्यों न इस मामले को खत्म कर दिया जाए और उस सस्ती वेश्या रोशनी वर्मा को यंग मास्टर चेन के पास खिलौने की तरह भेज दिया जाए। अच्छा विचार है। वह फूहड़ रोशनी वर्मा पति के रूप में ऐसे घटिया आदमी को चुनने के लिए अंधी है। यंग मास्टर चेन की सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात होगी। निशा वर्मा उत्साह से नाच उठी। वह मुश्किल से दूसरों से अलग हुई थी जब उसने अधीरता से रोहित जैन को पुकारा, युवा मास्टर चेन, मेरे दादाजी के भव्य जन्मदिन को मत भूलना, एक उच्च श्रेणी का उपहार तैयार करना सुनिश्चित करें, उस कूड़े ध्रुव मल्होत्रा को पूरी तरह से अपमानित करें। रोहित जैन ने उसकी छाती थपथपाई और उदासीनता से कहा, यार तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरी, रोहित जैन की औरत हो। जो कोई भी तुम्हें भड़काने की हिम्मत करेगा, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। इस बार मुझे दक्षिण पूर्व एशिया से एक शाही खजाना मिला है जो आपको वर्मा परिवार में अपना सिर ऊंचा रखने और उस कूड़े ध्रुव मल्होत्रा को कुचलने की गारंटी देता है। निशा वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने दांत पीसते हुए ठंडी आवाज में कहा, और उस कुतिया रोशनी वर्मा को भी इस बार अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए। वह सिर्फ एक पालक पोती है, फिर भी वह मेरी वैध पोती का विरोध करने की हिम्मत करती है। मैं चाहती हूं कि तुम उसका शोषण करो और फिर उसे वेश्या बनने के लिए बेच दो। ओह, मैंने अभी तक इस बीमार सुंदरता का स्वाद नहीं चखा है। इस बार मैं पूरी तरह से इसका आनंद लेने जा रहा हूँ। रोहित जैन बहुत खुश थे। रोशनी वर्मा को निशा वर्मा के साथ वर्मा परिवार की दो महान सुंदरियों में से एक माना जाता था। दिखने में वह वास्तव में थोड़े अंतर से उससे भी बेहतर थी, बस उसकी बीमारी और शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाने के कारण उसकी प्रसिद्धि निशा वर्मा द्वारा दबा दी गई थी। इस जन्मदिन की दावत में वर्मा परिवार के दोनों सुनहरे फूल तोड़ने में सक्षम होना, वास्तव में वह बहुत भाग्यशाली था। अगले दिन जब वर्मा परिवार के बूढ़े मालिक का जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला था, रोशनी वर्मा चेहरे पर उदासी भरे भाव लिए खड़ी थी। राउर, आज बूढ़े मालिक का जन्मदिन है ना, तुम इतने दुखी क्यों हो? ध्रुव मल्होत्रा ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। रोशनी वर्मा ने गहरी सांस ली, फिर दर्द से दांत पीसते हुए बोली, ध्रुव मल्होत्रा, मैंने इस बार दादाजी के जन्मदिन की दावत में शामिल न होने का फैसला किया है। क्यों? ध्रुव मल्होत्रा चौंका। वह अपने सामने खड़ी लड़की के चरित्र को जानता था, अपने दादा के प्रति उसका प्रेम किसी भी अन्य से कम नहीं था। अब जबकि वह जन्मदिन की दावत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था। ध्रुव मल्होत्रा आगे बढ़े और सीधे लड़की की आंखों में देखते हुए बोले, राउत, डरो मत। जो भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसका समाधान कर दूंगा। धन्यवाद, ध्रुव मल्होत्रा। रोशनी वर्मा की आंखों में भावनाओं की एक झलक उभरी, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अरमान वर्मा और निशा वर्मा ने साजिश रची है। वे जन्मदिन की दावत में आपको शर्मिंदा करने के लिए और यहाँ तक कि हमें वर्मा परिवार से बाहर निकालने के लिए यंग मास्टर रोहित जैन को लेकर आए हैं। तो बेहतर होगा कि हम दावत में न जाएं। रोशनी वर्मा ने आह भरी, उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो गईं। वह कितनी चाहती थी कि अपने दादाजी को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद दे ताकि उसे पालने में उनकी दयालुता का बदला चुका सके, लेकिन अगर वह चली गई तो उसे वर्मा परिवार के पास लौटने का कभी मौका नहीं मिलेगा। हा, रोहित जैन, वह मुझे, ध्रुव मल्होत्रा को शर्मिंदा करने वाला क्या है? ध्रुव मल्होत्रा खिलखिला कर हंसा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसने लड़की के कंधे को थपथपाया और दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो रुआ, मैंने इस जन्मदिन की दावत के लिए उपहार पहले ही चुन लिया है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि यह किसी और की तुलना में अधिक मूल्यवान होगा। यह रोशनी वर्मा को संदेह हुआ, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे खींच लिया। वे दोनों वर्मा परिवार के प्रांगण में पहुंचे, जहां भोज शुरू होने वाला था।
अध्याय 4 असली और नकली आभूषण। प्रांगण के मध्य में एक मेज पर उपहार के डिब्बे रखे हुए थे, जिनमें सदियों पुराने जिनसिंग, उत्कृष्ट पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम मरहम तथा शुद्ध सोने से बनी विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएं और बुद्ध की मालाएं रखी हुई थीं। ओल्ड मास्टर वर्मा एक कट्टर बौद्ध थे, इसके अलावा वे वर्मा परिवार के कर्णधार भी थे। स्वाभाविक रूप से उसके नीचे के लोगों ने उसे खुश करने के लिए कई बहुमूल्य बौद्ध वस्तुएं चुनी। मेज पर रखे गए उपहारों में से किसी एक का मूल्य कई लाख तक था। लेकिन जब ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा अंदर आए तो उनके हाथ में पुरानी पेंटिंग देखकर भीड़ हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हा, ध्रुव मल्होत्रा, तुम वाकई घटिया हो। बूढ़े मास्टर के जन्मदिन के जश्न के लिए हर कोई सोने के बुद्ध और सोने की चेन दे रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो चांदी का बुद्ध भी पितृभक्ति दिखाता, लेकिन ये टूटी हुई पेंटिंग लाकर क्या तुम दादाजी को शर्मिंदा करना चाहते हो? अरमान वर्मा की कर्कश आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये लड़का ध्रुव मल्होत्रा है। ये तो बेकार है, वर्मा परिवार के अपने पहले जन्मदिन समारोह में खुद को बेवकूफ बना रहा है। क्या भविष्य में ये पूरे शहर में हंसी का पात्र नहीं बनेगा? भीड़ ने बिना किसी विनम्रता के ध्रुव मल्होत्रा के सामने खुलकर चर्चा करते हुए उपहास उड़ाया। ध्रुव मल्होत्रा भावशून्य बने रहे, उदासीनता से मेज पर रखे कीमती धातु के बर्तनों को देखते रहे, फिर शांति से बोले, आप कुछ नहीं जानते। मैं जो पेंटिंग लाया हूं वह आपकी सभी पेंटिंग्स से भी अधिक कीमती है। हा, क्या तुम पागल हो गए हो ध्रुव मल्होत्रा? मेज पर रखी इन सभी सोने की बुद्ध प्रतिमाओं और बुद्ध की मालाओं के साथ कुल कीमत करोड़ों से ऊपर है। और तुम ये दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम्हारी फटी हुई पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक है? निशा वर्मा ने सिर हिलाते हुए उपहास किया, जैसे किसी मूर्ख को देख रही हों। उपस्थित अतिथियों ने ठंडे स्वर में डांटा, इस बार वर्मा परिवार ने सचमुच बहुत खराब निर्णय लिया है। जेल से कूड़े को दामाद के रूप में ले लिया है। वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर हमें ओल्ड मास्टर वर्मा को सलाह देनी चाहिए कि वे इस कूड़े ध्रुव मल्होत्रा को भगा दें। लोग ध्रुव मल्होत्रा को देखकर हंसने लगे, मानो वह कोई जोकर हो। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा उदासीन बने रहे और बेपरवाही से पुरानी पेंटिंग को मेज पर रखते रहे। उसी समय रेशमी सूट पहने एक युवक, जिसके हर कदम में अहंकार झलक रहा था, वहां आया। उन्होंने मेज पर रखी पुरानी पेंटिंग पर नजर डाली और उपहास करते हुए कहा, ध्रुव मल्होत्रा, तुम यहाँ इतना कचरा लाए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वर्मा परिवार के दामाद बनने के लायक हो? ओह, और तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसकी आंखों में बर्फ की चमक चमक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अभी घुटनों के बल बैठो और रोहित जैन का अभिवादन करो। निशा वर्मा ने ठंडे स्वर में डांटा, फिर गर्व से रोहित जैन का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। युवा मास्टर चेन एक आभूषण परिवार से हैं। हमारे वर्मा परिवार में शादी करना शक्ति का मिलन दर्शाता है। और तुम तो बस एक अपराधी हो जो वर्मा परिवार का नाम खराब कर रहे हो। निशा वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। अरे, जैन परिवार, एक स्थानीय छोटा सा कबीला, मेरे सामने इतराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ध्रुव मल्होत्रा ने मजाक उड़ाया। उनकी आंखों में और भी अधिक उदासीनता दिख रही थी। उनकी नज़र में जैन परिवार एक छोटा सा पात्र मात्र था। रोहित जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत शीशम की लकड़ी से बना एक बक्सा पेश किया, जिस पर सोने का ताला लटका हुआ था। जैसे ही उसने चाबी से बक्सा खोला, एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। भीड़ तुरंत ही प्रकाश से मोहित हो गई और अविश्वास में उनकी आंखें फैल गईं। ये इतना शुद्ध हरा, क्या ये प्रसिद्ध इंपीरियल ग्रीन हो सकता है? इंपीरियल ग्रीन, ये जेडाइट की सर्वोत्तम कृति है। इतना बड़ा जैड बुद्ध, इसकी कीमत करोड़ों में होगी, यदि 100 मिलियन से अधिक नहीं। एक जानकार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी निगाहें जैड बुद्ध पर टिकी थीं, मानो वह कोई अत्यंत दुर्लभ खजाना हो। अरमान वर्मा का चेहरा कांप उठा। उसने झुककर चापलूसी की, युवा मास्टर चेन, ये बुद्ध पेंडेंट कितने का है? हे, आखिरकार यह केवल 150 मिलियन है। आज दादाजी सू का जन्मदिन समारोह है और वर्मा परिवार के भावी दामाद के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से उनकी बुढ़ापे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। रोहित जैन हल्के से मुस्कुराए, जबकि वर्मा परिवार के सभी मेहमान आश्चर्य से देखते रह गए। 150 मिलियन सिर्फ इस जैड बुद्ध के लिए? यह उनके सभी उपहारों से 10 गुना ज्यादा मूल्यवान था। युवा मास्टर चेन, आप सचमुच बहुत खर्चीले हैं। निशा वर्मा हंसी, उसका शरीर खिलते हुए फूल की तरह कांप रहा था जैसे ही वह करीब झुकी। रोहित जैन बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी उंगलियां थपथपाईं और ध्रुव मल्होत्रा को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, हे, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मेरा जैन परिवार सिर्फ एक छोटा सा कबीला है? अब जब मैंने 150 मिलियन मूल्य का जैड बुद्ध दे दिया है, तो आपको और क्या कहना है?
ध्रुव मल्होत्रा उदासीन बने रहे और अपने आसपास की उपहास भरी निगाहों को देखते हुए बेपरवाही से बोले, सिर्फ एक नकली शाही हरे रंग के जैड के टुकड़े के साथ दिखावा करते हुए क्या आपको सार्वजनिक रूप से खुद को मूर्ख बनाने का डर नहीं है? नकली, ये कैसे संभव हो सकता है? भीड़ ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। रोहित जैन आभूषण उद्योग के जाने माने युवा मास्टर थे। वह नकली आभूषणों से किसी को कैसे धोखा दे सकते थे? रोहित जैन के चेहरे पर नसें उभर आईं और वह गुस्से से चिल्लाया, बकवास, इस शाही हरे जैड का पेशेवर मूल्यांकन किया गया है। तुम कौन होते हो ये दावा करने वाले कि तुम आभूषण मूल्यांकनकर्ता से बेहतर जानते हो? भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया, फिर ध्रुव मल्होत्रा की ओर रुख करते हुए ठंडे स्वर में कहा, ध्रुव मल्होत्रा, तुम बहुत ईर्ष्यालु हो। अगर तुम महंगे उपहार नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यंग मास्टर चेन पर नकली सामान बेचने का आरोप लगाना, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत नीचता नहीं है? वास्तव में, ध्रुव मल्होत्रा, यंग मास्टर चेन पर कलंक लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटनों के बल बैठो और तुरंत माफी मांगो। अरमान वर्मा ने कठोर आवाज में आगे बढ़कर कहा, उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। वह ध्रुव मल्होत्रा से निपटने के लिए कोई बहाना ढूंढने के बारे में चिंतित था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यूं ही उसके चंगुल में फंस जाएगा। कितना बेवकूफ है यंग मास्टर चेन को नाराज करने की हिम्मत। अरमान वर्मा के गंभीर स्वर में बोलते ही वर्मा परिवार के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेर लिया। हाथों में डंडे लिए और दुर्भाग्य का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुमने युवा मास्टर की बात नहीं सुनी? घुटनों के बल बैठो और तुरंत माफी मांगो, या फिर हमें असभ्य होने और तुम्हारे पैर तोड़ने का दोष मत दो। आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? ध्रुव मल्होत्रा वर्मा परिवार का पोता दामाद है और आप तो वर्मा परिवार के नौकर मात्र हैं। आप उस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? रोशनी वर्मा ने चिंतित भाव से आगे बढ़ते हुए कहा, हे पोता दामाद, मानो ऐसा कचरा भी योग्य है। सुरक्षा गार्ड ने ठहाका लगाया, फिर ठंडे स्वर में कहा, हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमारे वर्मा परिवार का पोता दामाद बनने के योग्य एकमात्र व्यक्ति यंग मास्टर चेन है। रोहित जैन ने आत्मसंतुष्ट भाव से रोशनी वर्मा को उंगली से इशारा करते हुए कहा, बहन रौनक, क्या तुमने सुना? वर्मा परिवार मुझे ही दामाद के रूप में पहचानता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो उस बेकार आदमी ध्रुव मल्होत्रा से नाता तोड़ लो और मेरी प्यारी बन जाओ। क्या ये बेहतर नहीं होगा? बेशर्म। रोशनी वर्मा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। झुककर और हौंफते हुए उसने ध्रुव मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ध्रुव मल्होत्रा, चलो बस चलते हैं। इनमें से कोई भी हमें यहाँ नहीं चाहता, वे बस हमें अपमानित करना चाहते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने समूह की ओर देखा और उदासीनता से कहा, राउत, चिंता मत करो। ये कुछ कूड़े के टुकड़े तुम्हें दादाजी के जन्मदिन की दावत में शामिल होने से नहीं रोक सकते। हाँ, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो हमें दोष मत दो। सुरक्षा गार्डों की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने अपनी लाठियां उसके सिर की ओर घुमा दीं। भिनभिनाती हुई ध्वनि के साथ लोहे की छड़ें हवा में घुस गईं और उनका लक्ष्य उसकी खोपड़ी को कुचलना था। रोशनी वर्मा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा बिना हिले डुले खड़ा रहा, मानो उसने उन्हें आते हुए देखा ही न हो। उसके पीछे से एक मीनार जैसा आदमी बाहर आया और उसने लोहे की छड़ें पकड़ लीं और उन्हें आपस में घुमा दिया। एक झटके के साथ 6 लोहे की छड़ें मुड़े हुए डोनट्स की तरह आपस में मुड़ गईं और वे सुरक्षा गार्ड अपनी टूटी हुई भुजाओं को क्रॉस के आकार में पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और बुरी तरह रोने लगे। जो लोग युवा मास्टर ध्रुव का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, उनके पास केवल एक ही रास्ता है, मौत। विक्रम सिंह की आंखों में हत्या की भावना उभर आई। अगर ध्रुव मल्होत्रा का हस्तक्षेप न होता तो वह उस समय मौजूद सभी लोगों को मार देता। राजा को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि 9 कुलों का विनाश करने से भी अपराध का प्रायश्चित नहीं होगा। बैककोट अध्याय 5 तांगयिन की प्रामाणिक रचनाएं। तुम कहाँ से आ गए, तुम जंगली आदमी? वर्मा परिवार के आंगन में जंगली दौड़ने के लिए? क्या तुम जीने से थक गए हो? रोहित जैन इतना डर गया कि वह पीछे हट गया। ध्रुव मल्होत्रा, तुम कुछ नहीं बल्कि भावी पोते ससुर हो, फिर भी तुम मेरे वर्मा परिवार में उत्पात मचाने और लोगों को पीटने की हिम्मत करते हो। मैं निश्चित रूप से दादाजी को इसकी शिकायत करूंगी और उन्हें तुम्हें वर्मा परिवार से बाहर निकालने के लिए कहूंगी। निशा वर्मा ने पूरे जोर से चिल्लाते हुए कहा। वर्मा परिवार के आसपास के सदस्यों ने कहा, ये सही है, हम सब ने देखा, ये ध्रुव मल्होत्रा के लोग थे जो परेशानी खड़ी करने आए थे और हंगामा मचा रहे थे। हमें दादाजी से उसे सजा दिलवानी चाहिए। भीड़ गुस्से में उसे कोस रही थी, उसे ऐसा चित्रित कर रही थी मानो वह कोई अक्षम्य अपराधी हो और लगभग उसे गोली मार देने की इच्छा कर रही थी। पीली पड़ती रोशनी वर्मा के शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी और वह ध्रुव मल्होत्रा पर गिर पड़ी और दुखी होकर बोली, ध्रुव मल्होत्रा, चलो यहाँ से चलते हैं।
वर्मा परिवार में एक भी व्यक्ति समझदार नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा के दिल में एक दर्द सा दौड़ गया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हत्या करने की बर्फीली मंशा ने रोहित जैन के खून को लगभग जमने पर मजबूर कर दिया। कांपते हुए उसने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाया, ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम फिर से झगड़ा शुरू करने जा रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें जेल में डाल दिया गया। तुम वास्तव में एक अविवेकी जंगली आदमी हो। अरे अनुचित! क्या आप जैसा व्यक्ति जो सही और गलत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और गंदी भाषा का प्रयोग करता है, मुझसे तर्क के बारे में बात करने की स्थिति में है? ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, फिर रोहित जैन के पास गया और बॉक्स के अंदर रखे जैड बुद्ध को पकड़ लिया। उन्होंने सूरज की रोशनी में जैड बुद्ध की मूर्ति को हिलाया, जिससे भीड़ की ओर एक उपहासपूर्ण नजर डाली गई। क्या आपने कभी नहीं सुना? प्राकृतिक शाही हरे रंग के जैड को सूरज की रोशनी में घुमाने पर भी उसका रंग एक समान रहता है और चमक स्थिर रहती है। इसके विपरीत कृत्रिम रूप से रंगे गए नकली जैड में फैलाव और रंग की कमजोरी दिखाई देगी। भीड़ जैड बुद्ध को घूर रही थी और रोहित जैन को संदेह भरी नजरों से देख रही थी। रोहित जैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से हाथ फैलाते हुए कहा, इस कचरे की बकवास मत सुनो। मैं एक आभूषण व्यवसाय का युवा मालिक हूँ। क्या आपको लगता है कि इस कचरे को आभूषणों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल। यंग मास्टर चेन की हैसियत और संपत्ति को देखते हुए क्या मात्र 1 या 2 बिलियन के लिए उन्हें इस तरह का दिखावा करना पड़ेगा? निशा वर्मा ने तत्काल आवाज उठाई। उसे अपने निर्णय पर भरोसा था। युवा मास्टर चेन दूसरी पीढ़ी के सच्चे अमीर आदमी थे। वह ऐसी स्थिति में उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे। हे, ऐसा लगता है कि मैं तुम मूर्खों को तब तक नहीं समझाऊंगा जब तक मैं इस जैड बुद्ध को तोड़कर तुम्हें इसके अंदर अपनी आंखों से नहीं दिखा देता। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी उंगलियों ने हल्का दबाव डाला और जैड बुद्ध टूटने लगे। रोहित जैन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांप उठा। ध्रुव मल्होत्रा, तुम पागल हो गए हो क्या? यह 150 मिलियन का जैड बुद्ध है। अगर तुमने अपनी पत्नी को भी बेच दिया तो भी अगर तुमने इसे कुचल दिया तो तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। निशा वर्मा की आंखों में घृणा के भाव थे। वह जोर से चिल्लाई, ध्रुव मल्होत्रा, हिम्मत है तो कुचल डालो। 150 करोड़ की चीज तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डालने के लिए काफी है। रोशनी वर्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हाथ पीटते हुए चिल्ला रही थी, ध्रुव मल्होत्रा, उस जैड बुद्ध को नीचे रख दो, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। वहां उपस्थित सभी लोगों की नजर ध्रुव मल्होत्रा पर टिक गई। उनकी आंखें भय से भर गईं। उन्हें लगा कि यह युवक सचमुच पागल हो गया है। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर उदासीनता बनी रही और वे अपना अंगूठा नीचे की ओर दबाए रहे। एक जोरदार धमाके के साथ जैड बुद्ध कांच की तरह टूट गया। बीच में हरे रंग के दागों की एक श्रृंखला सामने आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जैड बुद्ध नकली कैसे हो सकता है? निशा वर्मा का चेहरा लाल हो गया। वह बार बार मलबे को पलट रही थी। अपनी उंगली तब तक चुभ हो रही थी जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी आंखें खाली भाव से टुकड़ों के ढेर को देख रही थीं। झेंग रेंजी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने चारों ओर उन दोनों की मजाक उड़ाने वाली आंखों को देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचे पड़ रहे हों और वह चाहता था कि वह किसी गड्ढे में घुस जाए। अरे, ये कमीना तो सिर्फ एक कैदी है, उसे शाही हरे जैद के बारे में कैसे पता होगा? झेंग रेंजी ने गाली दी। वह हमेशा अपनी जालसाजी के मामले में सावधान रहता था। उसे सिर्फ उन बुजुर्गों को देता था जो जैड बुद्ध को संग्रहणीय मानते थे। जब तक उन्हें मूल्यांकन के लिए नहीं लाया जाता तब तक ज्यादातर लोगों को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यहाँ उनका सामना ध्रुव मल्होत्रा जैसे विशेषज्ञ से हो गया था और अब वह अपनी इज्जत नहीं बचा सकते थे। तभी अरमान वर्मा आगे बढ़े और डांटते हुए बोले, ध्रुव मल्होत्रा, तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? युवा मास्टर चेन ने अपने अवलोकन में गलती कर दी। वह एक आभूषण व्यवसाय का युवा मालिक है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। वह महज 1 अरब की कीमत वाली चीज क्यों नकली बनाएगा? सभी ने रुककर कहा, हाँ, जून सही कह रहा है। यंग मास्टर चेन की पारिवारिक स्थिति और धन के साथ वह जानबूझकर कुछ भी क्यों जाली करेगा? क्या यह उसके अपने चेन ज्वेलरी व्यवसाय के मुंह पर तमाचा नहीं होगा? रोहित जैन ने अपना संयम वापस पाया और हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे इन दिनों बहुत सारे जैद के टुकड़े मिले हैं। मैं इस बार उलझन में पड़ गया। अगली बार मैं असली चीज ढूंढूंगा और उसे दादाजी को ठीक से भेंट करूंगा। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में एक उपहासात्मक चमक उभरी। उनके शोध के अनुसार जैन परिवार द्वारा संचालित आभूषण व्यवसाय, जिसकी दुकानें सार्वजनिक रूप से खुली रहती थीं, केवल दूसरों को धोखा देने के लिए था। असली मुनाफा उच्च वर्ग में नकली सामान बेचने से आता था। ये तथाकथित अमीर दूसरी पीढ़ी एक सच्चे ठग के अलावा कुछ नहीं थी।
निशा वर्मा की आंखों में नफरत की एक झलक उभरी और उसने अचानक मेज पर रखी पुरानी पेंटिंग उठाई और उसे सबके सामने फैला दिया। हाँ, ये देखो, ध्रुव मल्होत्रा का उपहार। तांगयिन, क्या ये सड़क के बाजार का कोई तीसरे दर्जे का कलाकार है? हाँ, सभी ने उपहास किया। अरमान वर्मा ने कहा, ध्रुव मल्होत्रा, तुम सड़क के स्टॉल से नकली जैद बुद्ध खरीद सकते थे। ऐसी घिसी पिटी पेंटिंग मेरे वर्मा परिवार के हॉल में प्रदर्शित होने के योग्य कैसे हो सकती है? वह ठंडी हंसी हंसा, पेंटिंग को पकड़ लिया और उसे फाड़ने ही वाला था। ठीक यहीं रुक जाओ, बूढ़े मास्टर वर्मा ने कठोर आवाज में कहा, जल्दी से आगे बढ़ते हुए और पेंटिंग की रक्षा करते हुए जैसे कि वह एक कीमती बच्चा हो। फिर अचानक एक मजबूत जानवर को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, तुम जानवर हो, यह एक दुर्लभ खजाना है। अगर तुमने इस पेंटिंग को नष्ट कर दिया तो तुम्हें मार देने से भी इसकी भरपाई नहीं होगी। अरमान वर्मा ने अपना गाल पकड़ लिया, उभरी हुई आंखों से घूरते हुए, दादाजी, क्या आप सचमुच बूढ़े हो गए हैं? ये तो बस सड़क किनारे किसी ठेले से खरीदी गई घटिया पेंटिंग है, कोई दुर्लभ खजाना। क्या आप ध्रुव मल्होत्रा को बहुत ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? बूढ़े मास्टर वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने उत्साह से मुहर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम नहीं देखते? ये तांगयिन का 8 घोड़ों का चित्र है, ये कला जगत का एक अद्वितीय रत्न है। दादाजी, तांगयिन तो कोई मशहूर कलाकार भी नहीं है, आप जरूर गलतफहमी में हैं। अरमान वर्मा ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। अज्ञानी, बूढ़े मास्टर वर्मा ने गुस्से से चिल्लाते हुए एक और जोरदार थप्पड़ मारा। अपने पैर को पटकते हुए कहा, तांगयिन मिस्टर तांग बहु हैं, जो पिछले राजवंश के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह 8 घोड़ों का चित्र घोड़ों की पेंटिंग का शिखर माना जाता है। अकेले नीलामी की कीमत 200 मिलियन से शुरू होती है और यह अमूल्य है। एक जोरदार तमाचा पड़ा और अरमान वर्मा ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसकी निगाहें सामने रखी पुरानी पेंटिंग पर टिकी थीं और वह बुदबुदा रहा था। 8 घोड़ों की तस्वीर, 200 मिलियन की कीमत की एक मशहूर पेंटिंग, वह बेकार का ध्रुव मल्होत्रा कैसे ले सकता है? निशा वर्मा का चेहरा और भी उदास हो गया और उसे पछतावा होने लगा। अगर उसने ध्रुव मल्होत्रा के साथ शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता तो उसके सामने जो गौरव था वह उसका हो सकता था। अरे, इस कूड़े में 8 घोड़ों के चित्र जैसा कुछ कैसे हो सकता है? रोहित जैन ने शाप देते हुए कहा, जब वह धूल से सने चेहरे के साथ सभी की खिल्ली उड़ाते हुए सू के घर से बाहर निकला। अध्याय 6। अरमान वर्मा की साजिश। सू परिवार में बूढ़े मुखिया ने 8 घोड़ों की तस्वीर को थामे रखा, उसे इतना प्यार किया कि उसे छोड़ नहीं पाए। उन्होंने सम्मानपूर्वक ध्रुव मल्होत्रा को सम्मान की सीट पर बिठाया और फिर भीड़ की ओर हाथ उठाकर कहा, ये भोज न केवल मेरे 70वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि मैं सू कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने की भी योजना बना रहा हूँ। वृद्ध मुखिया ने गहरी आवाज में कहा। उनकी नज़र वर्मा परिवार के सदस्यों पर थी। वर्मा परिवार के सभी युवा सदस्य उत्साह से अरमान वर्मा के चारों ओर एकत्र हुए। महाप्रबंधक का पद निश्चित रूप से अरमान वर्मा का है, जो हमारा सबसे बड़ा पोता है। लंबे समय तक उप महाप्रबंधक के रूप में काम करने के कारण उसकी योग्यता और अनुभव बेमिसाल है। निशा वर्मा ने आंख मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर बधाई के भाव थे। हे, मैं बस सू कॉर्पोरेशन में योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। अरमान वर्मा ने गर्व से मुस्कुराते हुए दूसरों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, एक बार जब मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी अंदरूनी लोगों को बढ़ावा दूंगा। जहां तक रोशनी वर्मा और ध्रुव मल्होत्रा की बात है, ये दोनों बाहरी लोग हैं, मैं इन्हें निश्चित रूप से सू कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दूंगा। अरमान वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में जहरीली नजर चमक रही थी। एक साधारण दामाद उसका विरोध करने का साहस कर रहा था, सबसे बड़ा पोता जीवन और मृत्यु से पूरी तरह अनभिज्ञ था। तभी बूढ़े मुखिया ने ध्रुव मल्होत्रा को प्रणाम करते हुए कहा, श्री मल्होत्रा, मैं आपको सू कॉर्पोरेशन का महाप्रबंधक नियुक्त करने की योजना बना रहा हूँ। क्या? सभी लोग अचंभित थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं, वे अवाक थे। वर्मा परिवार में सबसे निचले दर्जे का दामाद सू कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर बनने जा रहा था। अरमान वर्मा अपनी हड़बड़ाहट में उछलकर चिल्लाया, दादाजी, उसे क्यों? वह तो बस दामाद है और मैं आपका सबसे बड़ा पोता हूँ। उसे यह पद कैसे दिया जा सकता है? हाँ दादाजी, ध्रुव मल्होत्रा तो बस एक शक्तिहीन बेकार व्यक्ति है। अगर आप उसे जनरल मैनेजर बना देंगे तो हमारा वर्मा परिवार दिवालिया हो जाएगा। निशा वर्मा ने असंतुष्ट होकर कहा, क्योंकि वर्मा परिवार के कई प्रत्यक्ष वंशजों ने भी असंतोष व्यक्त किया। क्या जानते हो तुम? बूढ़े मुखिया का चेहरा काला पड़ गया। वह उठ खड़ा हुआ और मेज पटकते हुए बोला, श्री मल्होत्रा का जनरल मैनेजर के रूप में काम करना हमारे सू कॉर्पोरेशन के लिए वरदान है। इस पर आगे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मामला सुलझ गया है।
जो कोई एक और शब्द बोलने की हिम्मत करता है वह मुझे पारिवारिक कानून लागू करने और वर्मा परिवार से उन्हें बाहर निकालने के लिए दोषी न ठहराए। सभी लोग गुस्से से कांप रहे थे। उनकी नजरें ध्रुव मल्होत्रा पर टिकी थीं, लेकिन वह बेफिक्र था और खाना उठाने में व्यस्त था। मिस्टर मल्होत्रा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बूढ़े बुजुर्ग ने झुककर उन्हें शराब पिलाई। अरमान वर्मा इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें लगभग फटने ही वाली थीं, क्योंकि उनके सबसे बड़े पोते के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा, जो महज भावी दामाद थे, ने अपने बुजुर्ग पिता से अपने लिए शराब मंगवाने का साहस किया, जो कि पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देने जैसा था। ध्रुव मल्होत्रा ने शराब का एक घूंट लिया, फिर उदासीनता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत गुस्ताखी की, मिस्टर मल्होत्रा। आप किस तरह के व्यक्ति हैं जो हमारे सू कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर बनने के लिए तैयार हैं? बूढ़े मुखिया के चेहरे पर शर्म के भाव दिखे। वह चाह रहा था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। श्री मल्होत्रा उत्तरी लियाओ राजा थे। आखिरकार सांसारिक धन उनके लिए संख्याओं से अधिक कुछ नहीं था। वर्मा परिवार के युवा सदस्यों को देखते हुए उसने भौहें सिकुड़ी। अरमान वर्मा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वह बोला, हाँ, दादाजी को आखिरकार होश आ गया है। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि सू कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर का पद मुझे मिलना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने बूढ़े मुखिया को ऊंची आवाज में घोषणा करते सुना, अब से सू कॉर्पोरेशन की जनरल मैनेजर रोशनी वर्मा होंगी। उन्हें भी वही सम्मान दीजिए जो आप मुझे देते हैं। मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगी। रोशनी वर्मा हैरान थी। वह तो बस एक पोती थी जिसे उसके दादा ने गोद लिया था। वर्मा परिवार में उसकी हैसियत किसी रिश्तेदार से भी कम नहीं थी, और अब अचानक उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। नहीं, अरमान वर्मा ने गुस्से में खून उगल दिया। पागलों की तरह आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, ध्रुव मल्होत्रा, साले, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने बूढ़े को कोई चुड़ैल का काढ़ा पिला दिया। मैं तुझे मार डालूंगा, साले। वह अपने दांत और पंजे बाहर निकालकर आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार तमाचा, जिसे वर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने देखा, के साथ अरमान वर्मा कुत्ते की तरह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। पीछे हटो, मूर्ख, तुम्हें यंग मास्टर ध्रुव के खिलाफ हाथ उठाने का साहस किसने दिया? तुरंत चले जाओ, और अगर तुमने फिर से यंग मास्टर ध्रुव का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें वर्मा परिवार से बाहर निकाल दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। उसकी निगाह वर्मा परिवार के सदस्यों पर सख्त थी। सुनो, भविष्य में जो भी युवा मास्टर ध्रुव का अपमान करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वर्मा परिवार के सदस्यों ने अनिच्छा से सिर झुकाकर ध्रुव मल्होत्रा को मुट्ठी से सलामी दी। चिंता मत करो बूढ़े मालिक, हम निश्चित रूप से युवा मास्टर ध्रुव का सम्मान करेंगे। भोज के बाद अरमान वर्मा ने गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया। एक दामाद ने हमारी गर्दन पर मलत्याग करने की हिम्मत की। अगर हम उसे वर्मा परिवार से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। भाई जून, क्यों न हम यंग मास्टर चेन से संपर्क करें और रोशनी वर्मा को केहुआन के टीवी में ले जाने का बहाना खोजें। वहां का बॉस जैन परिवार का आदमी है और फिर हम उस कुतिया रोशनी वर्मा के साथ जो चाहें कर सकते हैं। निशा वर्मा ने घृणा से कहा। उसके दांत भीगे हुए थे, जैसे कि वह किसी को खा जाना चाहती हो। अच्छा, मैं संभाल लूंगा, अरमान वर्मा ने सिर हिलाया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रोशनी वर्मा जनरल मैनेजर बनना चाहती है न? मैं उसके लिए केहुआंग में एक अनुबंध पर चर्चा करने की व्यवस्था करूंगा। हम कंपनी के अंगरक्षकों को भेज देंगे, फिर उसे ध्रुव मल्होत्रा को बुलाने के लिए कहेंगे और उसके बेकार पति को यंग मास्टर चेन द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार होते देखने देंगे। हाँ, चचेरा भाई जून बहुत चालाक है। अब उन्हें एक जोड़े के रूप में घोटाले के लीक होने के डर से कुत्तों की तरह हमारी सेवा करनी होगी। निशा वर्मा ने विजयी हंसी और तुरंत यंग मास्टर चेन से संपर्क करने के लिए एक फोन कॉल किया। इस बीच अरमान वर्मा रोशनी वर्मा के कार्यालय में गए और हाथ उठाते हुए कहा, मैनेजर सू, हमारे बिजनेस पार्टनर के पास $1 अरब का सौदा है, जिसके बारे में वे केहुआन के टीवी में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। केहुआन के टीवी, ऐसी जगह? रोशनी वर्मा ने झिझकते हुए कहा। एक विवाहित महिला होने के नाते किसी अनुबंध पर चर्चा करने के लिए केटीवी जाना किसी भी तरह से उचित नहीं लगा। मैनेजर सू, यह $1 अरब का सौदा है और हम आपके साथ होंगे, कोई समस्या नहीं। अरमान वर्मा ने उत्सुकता से आग्रह किया। ठीक है, मैं ध्रुव मल्होत्रा को फोन करके बता दूंगी कि मैं देर से वापस आऊंगी। रोशनी वर्मा ने सिर हिलाया और अपना फोन निकाला। ध्रुव मल्होत्रा, मुझे एक क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए फिर से केहुआंग जाना है। अरमान वर्मा और उसके चचेरे भाई मेरे साथ हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरमान वर्मा, ध्रुव मल्होत्रा को संदेह हुआ, क्योंकि अरमान वर्मा ही वह व्यक्ति था जो उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा नापसंद करता था।
वह रोशनी वर्मा के लिए अंगरक्षक की भूमिका निभाने के लिए इतना दयालु क्यों होगा? उन्होंने और कुछ नहीं कहा, केवल रोशनी वर्मा को सावधान रहने को कहा। फिर पूछताछ के लिए विक्रम सिंह को बुलाया। मुझे जांचने में मदद करें, क्या ये केहुआन के टीवी जैन परिवार से जुड़ा है? विक्रम सिंह ने तुरंत अपने मातहतों को बुलाया, फिर तुरंत सिर हिलाया। सर, मुझे पता चल गया है, केहुआन के टीवी के मालिक जैन परिवार के अंकल चेन हैं। जैसा कि मुझे संदेह था। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और उसकी आंखें ठंडी चमक से भर गईं। उसने विक्रम सिंह की ओर हाथ हिलाया। चलो चलें, हम तुरंत केहुआन के टीवी की ओर जा रहे हैं। हाँ सर। विक्रम सिंह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। रोहित जैन, उस कमीने ने श्रीमती रोशनी वर्मा पर हाथ उठाने की हिम्मत की, वह सचमुच मौत का हकदार है। अध्याय 7, मौत को आमंत्रित करना। केहुआन के टीवी। रोशनी वर्मा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने माफी मांगते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ करें, मैं वाकई और शराब नहीं पी सकती। क्यों न हम कार्यक्रम को फिर से तय करें और अगली बार मैं खुद आप सभी के लिए टोस्ट करूं। मेज पर बैठे अरमान वर्मा का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने ठंडे स्वर में डांटते हुए कहा, रोशनी वर्मा, तुम क्या कर रही हो? डायरेक्टर शेन हमारे बड़े क्लाइंट हैं। अगर तुम उनका ठीक से मनोरंजन नहीं करोगी तो बड़े साहब को कैसे समझाओगी? हाँ रोशनी वर्मा, जनरल मैनेजर के तौर पर यह तुम्हारा पहला दिन है और तुमने पहले ही एक बड़े क्लाइंट को नाराज कर दिया है। इसके बाद कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? निशा वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक मजाकिया भाव था। ठीक है, मैं एक और पी लूंगी। रोशनी वर्मा ने आह भरी, दांत पीस लिए और रेड वाइन का गिलास पी गई। हालांकि जैसे ही उसने शराब पी, उसे लगा कि उसका शरीर कमजोर पड़ गया है और वह कुर्सी पर गिर पड़ी, यहां तक कि उठने की भी ताकत नहीं जुटा पाए। क्या इस शराब में कुछ गड़बड़ है? रोशनी वर्मा के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने अरमान वर्मा की ओर विनती भरी नजरों से देखा। हालांकि उनके चेहरे एक ठंडी, भयावह मुस्कान से भरे हुए थे। अरमान वर्मा ने कमरे की स्क्रीन खींची और झुककर कहा, मास्टर चेन, मैं इंतजार के लिए माफी चाहता हूं। इस महिला रोशनी वर्मा को नशीला पदार्थ दिया गया है और अब चाहे आप उसे कितना भी गाली दें, वह विरोध नहीं कर सकती। रोहित जैन पर्दे के पीछे से उभरे, उनकी आंखें लालच भरी निगाहों से रोशनी वर्मा को देख रही थीं और वे व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, हाँ, उस हारे हुए ध्रुव मल्होत्रा ने मेरा विरोध करने की हिम्मत की। अब मैं उसकी पत्नी के साथ खिलवाड़ करूंगा और उसे हरी टोपी पहनाऊंगा। जानवर। रोशनी वर्मा गुस्से से कांप उठी, दरवाजे की तरफ देखती हुई चिल्लाने लगी, सहायक वह और बाकी तुम लोग, जल्दी से अंदर आओ। इस जानवर को मुझे छूने मत देना। उसकी चीखें कर्कश थीं, लेकिन एक भी व्यक्ति स्थिति को देखने नहीं आया। अरमान वर्मा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिल्लाना बंद करो, मैंने उन्हें पहले ही भगा दिया है। ये पूरा फ्लो मास्टर चेन के आदमियों के कब्जे में है, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नहीं, तुम अमानवीय जानवर हो। रोशनी वर्मा की आंखों में निराशा उभर आई जब उसने सोचा, ध्रुव मल्होत्रा, मुझे माफ करना, अब मैं अपनी पवित्रता को केवल मृत्यु के माध्यम से ही बचा सकती हूँ। वह अपनी जीभ को जोर से काट रही थी, आत्महत्या करने के लिए तैयार थी, तभी अचानक टेबल पर रखा उसका फोन बज उठा। रोशनी वर्मा ने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन निशा वर्मा ने उसे छीन लिया। नंबर देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मास्टर चेन, यह उस हारे हुए ध्रुव मल्होत्रा का फोन है। क्या हमें वॉल्यूम बढ़ा देना चाहिए ताकि वह सुन सके कि उसकी पत्नी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल। रोहित जैन जोर से हंसा, उसका खून खौल रहा था। उसने अपने होंठ चाटे और चिल्लाया, फोन की आवाज अधिकतम कर दो। मैं चाहता हूं कि ध्रुव मल्होत्रा साफ साफ सुन ले कि उसकी पत्नी मेरे नीचे कैसे कराह रही है। हाँ, मास्टर चेन, आपको सचमुच नाटक का शौक है। निशा वर्मा ने खुशी से कांपते हुए हंसते हुए सबके सामने स्पीकर फोन चालू किया। फोन के दूसरी तरफ से ध्रुव मल्होत्रा की ठंडी आवाज आई, रोहित जैन, मैं पहले से ही नीचे हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो रोशनी वर्मा को अभी रिहा कर दो। हे, ये बेवकूफ सोचता है कि वह कोई है। पूरा केटीवी मेरे आदमियों से भरा हुआ है, अगर उसे पता भी हो तो वह क्या कर सकता है? रोहित जैन ने मजाक उड़ाया और अपने बगल में बैठे मैनेजर को आदेश दिया, ऐसे आदमियों का इंतजाम करो जो ये सुनिश्चित करें कि कोई ऊपर आकर हमें परेशान न करे। चिंता मत करो मास्टर चेन, मैंने पहले ही सीढ़ियों पर अपने लोगों को तैनात कर दिया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि वह दूसरी मंजिल पर एक पैर भी न रख सके। मैनेजर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और तुरंत स्टील के चाकू और छड़ों से लैस 1 दर्जन मजबूत आदमी सीढ़ियों और गलियारे में घात लगाए हुए निकल पड़े। नहीं, ध्रुव मल्होत्रा, ऊपर मत आओ, वे तुम्हें मार देंगे। रोशनी वर्मा कुर्सी से दर्द से चिल्लाए। उसने उठने की कोशिश की लेकिन रोहित जैन ने उसे जमीन पर पटक दिया। कुतिया, तुम अभी भी उस जंगली आदमी के बारे में सोच रही हो, है न?
मेरे लिए अच्छे से लेट जाओ। अगर तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करोगी तो शायद मैं तुम्हारी और तुम्हारे पति की जान बख्श दूं। रोहित जैन ने क्रूरता से गुर्राहट की। उसके हाथ रोशनी वर्मा की पट्टियों को पकड़कर उन्हें फाड़ने के लिए तैयार थे। रोशनी वर्मा ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन निशा वर्मा और अन्य लोगों ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपने सामने के दृश्य का आनंद लेने लगे। रोशनी वर्मा, ओह रोशनी वर्मा, तुम्हें इतना अंधा किसने बना दिया कि तुमने ध्रुव मल्होत्रा को चुना, इतना हारे हुए आदमी को। तुम्हें धमकाया जाना सही है। दालान में दरवाजे पर एक विशालकाय आदमी जो एक खूंखार बाघ की तरह झपट पड़ा। जैन परिवार द्वारा ठहराए गए 1 दर्जन से अधिक गुंडों की छाती पर अपने घूंसे से हमला कर दिया, जिससे वे मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़े। विक्रम सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये सब बकवास है जो तुम मेरे पास लेकर आए हो? फिर उसने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। जोरदार धमाके के साथ लकड़ी का दरवाजा टूट गया और ध्रुव मल्होत्रा और एक अन्य की आकृतियां बाहर आ गईं। अरे यार, क्या तुमने मेरे आदेश नहीं सुने? मैं तो बस अपना काम शुरू करने जा रहा था। कौन सा बेवकूफ बीच में बोलने की हिम्मत करता है? रोहित जैन ने दहाड़ते हुए कहा। उसने नवागंतुक को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बदले में उसे खुद ही थप्पड़ मिल गया। एक जोरदार तमाचे के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर चकनाचूर हो जाएगा और पूरा व्यक्ति 5 या 6 मीटर दूर उछल गया। उसका सिर दीवार से टकरा गया और बहुत अधिक खून बह रहा था। युवा मास्टर चेन। निशा वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ी, फिर गुस्से से बोली, ध्रुव मल्होत्रा, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। युवा मास्टर चेन जैन परिवार का इकलौता बेटा है। उसे इस तरह पीटने के लिए वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर जैन परिवार मुझे जाने देना चाहे तो भी मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और विक्रम सिंह को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। फिर तेजी से आगे बढ़ा और रोहित जैन का सिर पकड़कर उसे उठा लिया। ध्रुव मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? मैं जैन परिवार का युवा स्वामी हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया तो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रोहित जैन डर से कांप उठा। पहली बार उसे आतंक का अनुभव हुआ। क्या यह आदमी सच में उसे मारने पर आमादा था? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर तुमने मेरी पत्नी पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, फिर रोहित जैन की गर्दन को मोड़कर तोड़ दिया। रोहित जैन की आंखें उभर आईं और सिर झुक गया। जैन परिवार के प्रमुख युवा स्वामी की हत्या वास्तव में उनके अपने के टीवी में ही कर दी गई। सभी लोग इतने डर गए कि उन्हें पसीना आने लगा और उनके जूते कांपने लगे। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम पागल हो गए हो? यंग मास्टर चेन के मर जाने के बाद वर्मा परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम बर्बाद हो चुके हो, पागल। अरमान वर्मा ने दहाड़ते हुए ध्रुव मल्होत्रा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय ध्रुव मल्होत्रा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अरमान वर्मा, क्या तुम मेरी बात नहीं समझे? जो कोई भी मेरी पत्नी को परेशान करेगा उसे मरना ही होगा। उसकी पकड़ मजबूत हो गई और दरार की आवाज के साथ अरमान वर्मा का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसकी पुतलियां दया की याचना में फैल गईं। ध्रुव मल्होत्रा, कृपया मेरी जान बख्श दो। हम परिवार हैं, है न? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम बूढ़े पितामह को ये कैसे समझाओगे? अरमान वर्मा के घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़े। दोनों हाथ जोड़कर याचना भरे भाव से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखने लगे। हम उस बूढ़े सुकुलपति की खातिर मैं तुम्हारी दयनीय जिंदगी बख्श दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने नाक भान से कुड़ी, फिर लापरवाही से अरमान वर्मा को मुंह के बल जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने रोशनी वर्मा को बाहों में भर लिया और केटीवी से बाहर चले गए। दरवाजे पर जैन परिवार के नौकरों का एक समूह खड़ा था। उन्होंने अंदर झांका, फिर तुरंत जमीन पर गिर पड़े, कांपते हुए बोले, पागल, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है? तुमने यंग मास्टर चेन को मारने की हिम्मत की। तुम जैन परिवार को युद्ध के लिए मजबूर कर रहे हो। अध्याय 8, जैन परिवार पर हमला। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने जब ये शोर सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह आदमी पागल हो गया है? एक साधारण दामाद जैन परिवार को दुश्मन बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे लगता होगा कि वह जल्दी नहीं मरेगा। दर्शकों की निगाहें मानो किसी मरे हुए आदमी को देख रही हों, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा शांत रहे और उन्होंने हाथ उठाकर कहा, आप वापस जाए और महेश जैन से कहिए कि वह व्यक्तिगत रूप से सुनिवास पर आएं और मेरी पत्नी से माफी मांगें। नहीं तो मैं जैन परिवार को खत्म कर दूंगा। हा। जैन परिवार के सदस्य क्रोध से हंसते हुए जोर से चिल्लाने लगे, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जितना घमंडी व्यक्ति नहीं देखा। हमारे जैन परिवार के साथ खिलवाड़ करने वाला आखिरी व्यक्ति शार्क द्वारा निगल लिया गया था।
घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, अब बड़ी मुसीबत है। महेश जैन एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति है। दक्षिण पूर्व एशिया में उसने एक जैद खदान के लिए न जाने कितने लोगों को मार डाला। इस बार किसी ने वास्तव में उसके इकलौते बेटे को मार डाला। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक खून की नदियां नहीं बह जाती। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में अंधेरा छा गया। सारे शहरवासी चुपचाप वर्मा परिवार की हवेली की ओर देख रहे थे। वर्मा परिवार के प्रांगण में वर्मा परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज एकत्रित हुए, यहाँ तक कि बुजुर्ग और बच्चे भी अपनी कुर्सियों पर घबराए हुए बैठे थे। दादाजी, ध्रुव मल्होत्रा इस बार बहुत आगे निकल गया है। अब आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अरमान वर्मा गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। उसकी योजना के अनुसार यंग मास्टर चेन को खुश करने के लिए रोशनी वर्मा का उपयोग करके वह जैन परिवार की शक्ति का लाभ उठाकर महान चीजें हासिल कर सकता था। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। न केवल वे जैन परिवार के साथ घुलने मिलने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने उनका एक घातक दुश्मन भी बना लिया था। ये सब उसके सामने बैठे दामाद की वजह से हुआ। हाँ दादाजी, महेश जैन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि आधे घंटे के अंदर ध्रुव मल्होत्रा को सौंप दो, वरना वह लोगों को लेकर हमारे वर्मा परिवार को तहस नहस कर देगा। निशा वर्मा की पुकार से वर्मा परिवार के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए, सबके सिर सिकुड़ गए और वे कांपने लगे। महेश जैन का नाम उन्हें अच्छी तरह से पता था। दक्षिण पूर्व एशिया में उसने जो खूनी खदानें खोदी थीं, उनमें हर साल अनगिनत लोग मारे जाते थे, यहाँ तक कि खदान के पत्थर भी खून से लाल हो जाते थे। वे ऐसे दुष्ट आदमी को कैसे भड़का सकते थे? ध्रुव मल्होत्रा, चलो भाग चलते हैं, हम दोनों ही। हम छिपने के लिए कोई देहाती जगह ढूंढ सकते हैं। महेश जैन भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। रोशनी वर्मा की कांपती हुई छोटी छोटी आंखें अभी भी ध्रुव मल्होत्रा के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थीं। अरे भागो, क्या तुम्हें लगता है कि हम बचकर निकल सकते हैं? महेश जैन के आदमियों ने हमें घेर लिया है। एक मच्छर भी बाहर नहीं निकल सकता। निशा वर्मा ने व्यंग्य किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, दादाजी, एक ही रास्ता है। हमें ध्रुव मल्होत्रा को सौंपना होगा, तभी हमारा वर्मा परिवार बच सकता है। वर्मा परिवार के सदस्यों ने सिर हिलाया और ढोल की थाप की तरह एक स्वर में चिल्लाने लगे, ध्रुव मल्होत्रा को सौंप दो। उनकी ढोल जैसी आवाजें कानों को बहरा कर देने वाली थीं, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा उदासीन बने रहे। उन्होंने माओजियान चाय का ताज़ा कटोरा थाम रखा था और ध्यान से उसका स्वाद ले रहे थे। हाँ, क्या वह डर के मारे गूंगा हो गया है? क्या ऐसे समय में वह चाय पीने के मूड में है? वर्मा परिवार के सदस्यों ने तिरस्कार से देखा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने खड़े होकर परिवार के मुखिया की ओर इशारा किया और कहा, जैन परिवार के साथ जो मामला है, चूंकि मैं ही इसका कारण हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसका समाधान करूंगा। वर्मा परिवार के सदस्यों की आंखों में संदेह की परवाह न करते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर विक्रम सिंह को निर्देश दिया, 5 मिनट। मैं चाहता हूं कि जैन परिवार के लोग हट जाएं और महेश जैन वर्मा परिवार के आंगन में घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। जी सर। विक्रम सिंह ने सिर झुकाया और वर्मा परिवार के आंगन से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे वर्मा परिवार का सामने का दरवाजा बम से उड़ गया हो। तभी गुंडों के एक समूह ने उस जगह को घेर लिया। वे खतरनाक शक्ल वाले थे जो किसी को भी देखते ही उस पर हमला कर देते थे, और वर्मा परिवार के सुरक्षा गार्डों पर काबू पाने में उन्हें सिर्फ आधे मिनट का समय लगा। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों में खौफनाक भाव लिए अंदर आया। उसने वर्मा परिवार के लोगों पर एक ठंडी नजर डाली और गुस्से से चिल्लाया, वो कमीना ध्रुव मल्होत्रा कहाँ है? बाहर आओ और तुरंत मौत का सामना करो। वर्मा परिवार के सदस्य चिंता से कांप उठे। उन्होंने खून से सने ब्लेडों को देखा और तुरंत कोसने लगे, ध्रुव मल्होत्रा, तुम बेकार के कूड़े के ढेर हो, ये सब तुम्हारी गलती है। जाओ और खुद ही अपनी मौत का सामना करो। ध्रुव मल्होत्रा शांत रहे। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और सिर हिलाया, 2 मिनट और। भीड़ अचंभित रह गई, फिर जोर से हंसने लगी। बच्चा जरूर बुरी तरह डर गया होगा, है न? महेश जैन की आंखों में तिरस्कार की झलक उभरी और उन्होंने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, चूंकि वह मूर्ख बनकर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे मूर्ख ही बना दो। उसे हमेशा के लिए हंसी का पात्र बना दो। हाँ, परिवार के मुखिया चेन के कई गुंडे दुष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़े, लेकिन दादाजी सू ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की ओर सम्मानपूर्वक देखा, फिर अपना सिर हिलाया। महेश जैन, तुम श्री मल्होत्रा के शब्दों का अर्थ नहीं समझे हो। जब वे 2 मिनट कहते हैं, तो उनका मतलब है कि तुम्हारे जैन परिवार के खत्म होने में इतना समय बचा है। अगर तुम 2 मिनट के भीतर अपने लोगों को वापस नहीं ले गए, तो तुम्हारा जैन परिवार खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 मिनट में मेरे जैन परिवार का सफाया कर दो। क्या वह खुद को सर्वशक्तिमान समझता है? महेश जैन ने अपने माथे पर थपकी दी और जोर से हंसा।
वर्मा परिवार के सदस्य और भी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठ गए। बूढ़ा दादा वाकई बूढ़ा था, जो उस बेकार ध्रुव मल्होत्रा की बकवास पर यकीन कर रहा था। उसके जैसे शक्तिहीन दामाद में 2 मिनट में जैन परिवार से निपटने की क्या क्षमता थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। चूंकि तुम, बूढ़ी सू, इस निकम्मे आदमी का बचाव करने पर अड़ी हो, तो मैं उसके साथ तुम्हारे वर्मा परिवार का भी सफाया कर दूंगा। महेश जैन की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। उसके आदमियों ने तुरंत चाकू निकाल लिए, वर्मा परिवार के सदस्यों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। ये सोचना भी गलत है कि मेरा कुलीन वर्मा परिवार इस तरह बर्बाद हो जाएगा, वह भी उस निकम्मे ध्रुव मल्होत्रा की वजह से। उसकी हिम्मत कैसे हुई जैन परिवार को भड़काने की। वर्मा परिवार के सदस्य जमीन पर गिरे हुए थे, बुरी तरह से कोस रहे थे, उनकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। तभी एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आया और चिंतित होकर बोला, परिवार प्रमुख, ये बहुत बुरा है, हमारा चेन कॉर्पोरेशन बर्बाद हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा चेन कॉर्पोरेशन आभूषण उद्योग में अग्रणी है, हमें कौन बर्बाद कर सकता है? महेश जैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं मास्टर, अभी बैंकों ने हमारे निगम के साथ सभी कार्यों को निलंबित कर दिया है और हमसे 3 घंटे के भीतर अपने ऋण चुकाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये कैसे संभव है? किसके पास ऐसी शक्ति है? महेश जैन का चेहरा एकदम बदल गया और उनका शरीर कांपने लगा। हे, क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? तुम्हें निशाना बनाए जाने का एकमात्र कारण यह है कि तुमने मिस्टर मल्होत्रा को नाराज किया। दादाजी सू ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और दिल खोलकर हंसे। उनके चेहरे पर बेहद प्रसन्नता का भाव था। अभी कुछ देर पहले महेश जैन उसके सामने अकड़कर चल रहा था, लेकिन अब वह भिखारी बनने वाला था। एक क्षण सोचने के बाद महेश जैन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़े आदमी सू, मुझे डराओ मत। क्या आपके परिवार के दामाद का वास्तव में इतना प्रभाव हो सकता है? ये कहते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने उग्रता से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। तुमने मेरे बेटे को मारने का दुस्साहस किया और मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाऊंगा। अध्याय 9। महेश जैन धनुष। उसकी भयंकर चीख के साथ ही जैन परिवार के गुंडे तुरंत आगे बढ़े और चाकू निकालकर ध्रुव मल्होत्रा पर निशाना साध दिया। ध्रुव मल्होत्रा बिना हिले डुले अपने सामने चाकुओं की चमक से बेपरवाह खड़े रहे। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी को घूरा और हल्के से बोले, 10 सेकंड। हाँ, ये बच्चा अभी भी नाटक कर रहा है। एक जैन परिवार के गुंडे ने ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन पर चाकू तानते हुए कहा, रुकना। गोली की जोरदार आवाज से वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और दरवाजे की ओर स्तब्ध होकर देखने लगे। तभी सीटी की आवाज आई। 6 फैंग गेट के गार्ड बाघों की तरह अपने शिकार पर झपट पड़े और जैन परिवार के सदस्यों को जमीन पर गिरा दिया। 6 पंखा गेट, तुम किसके आदेश का पालन कर रहे हो? इंस्पेक्टर प्रकाश मेरा अच्छा दोस्त है। महेश जैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बढ़कर उन लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वे लोग मजाक कर रहे हैं। माफ करना, इस बार आदेश वाकई इंस्पेक्टर प्रकाश ने दिया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर प्रकाश मेरा विरोध कैसे कर सकते हैं? महेश जैन का चेहरा कांप उठा, शरीर हल्का सा कांप उठा। आज जो विचित्र घटनाएं घटित हो रही थीं, उनसे उसके हृदय में एक अशुभ भावना उत्पन्न हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्मा परिवार का ये दामाद सचमुच कोई साधारण व्यक्ति न हो? चिंतित होकर महेश जैन ने जल्दी से इंस्पेक्टर प्रकाश का नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर प्रकाश, सच बताओ, ध्रुव मल्होत्रा की क्या पहचान है कि तुम्हें भी उसका साथ देना पड़ रहा है? फोन पर दूसरी तरफ कुछ देर के लिए विराम था। इंस्पेक्टर प्रकाश ने गंभीरता से कहा, श्री मल्होत्रा की पहचान क्या है, ये जानने का अधिकार मुझे भी नहीं है। मुझे सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत आदेश दिए गए थे और उनके खिलाफ किसी भी तरह की धमकी को बिना किसी दया के मार डालने का आदेश दिया गया था। ड्रैगन सिटी गवर्नर ऑफ 6 फैंग गेट। महेश जैन का शरीर कांप उठा, घुटने कमजोर पड़ गए। अगर 6 फैंग गेट के ड्रैगन सिटी गवर्नर ने भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले के बारे में फोन किया होता तो ध्रुव मल्होत्रा की पहचान वाकई भयावह होती। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है ध्रुव मल्होत्रा, इस बार तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरा जैन परिवार हार मानता है, अब हम वर्मा परिवार को छोड़ देंगे। वर्मा परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली और महेश जैन को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। तभी ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप जाने की सोच रहे हैं? इतनी जल्दी नहीं। आपने वर्मा परिवार के सामने का गेट तोड़ दिया और उनके सुरक्षा गार्डों को पीटा। बिना माफी मांगे और क्षतिपूर्ति किए जाने के बारे में मत सोचना। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम पागल हो गए हो? मास्टर चेन तुम्हें मुंह चिढ़ा रहे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम स्वर्ग जा सकते हो? अरमान वर्मा की आंखें गुस्से से हरी हो गईं। हत्यारे जैन परिवार को मुश्किल से भगाने में कामयाब होते हुए ध्रुव मल्होत्रा वास्तव में लड़ाई करने लगा था।
क्या उसे वाकई मौत का डर नहीं था? महेश जैन का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखें आग उगल रही थीं। महेश जैन एक स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने कब किसी से माफी मांगी थी? हालांकि ध्रुव मल्होत्रा की भयावह पहचान के बारे में सोचते ही उसने अपने दांत पीस लिए और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं पैसे दूंगा। 10 मिलियन, क्या ये पर्याप्त है? बस इतना ही काफी है। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। तुमने वर्मा परिवार की दहलीज की 3 सीढ़ियां तोड़ दीं। घुटनों के बल बैठो और अपना सिर 3 बार जमीन पर पटको। जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैन परिवार के सदस्य बहुत क्रोधित थे, लगभग फटने वाले थे। उनके परिवार का मुखिया श्री सू से भी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था, और फिर भी उसने यह मान करने का साहस किया कि जैन परिवार का मुखिया सार्वजनिक रूप से खुद को अपमानित करे। ये सबसे बड़ा अपमान था। महेश जैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चाहा कि वह आगे बढ़कर मौत से लड़े, लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश के फोन कॉल को याद करते हुए उसने अपने घुटने पर जोरदार प्रहार किया और धड़ाम से नीचे गिर गया। धप 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 3 दस्तकें और महेश जैन के माथे पर खून उतर आया। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, अब आप संतुष्ट हैं? हम चले जाओ। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर महेश जैन को कचरा फेंकने जैसा इशारा किया। महेश जैन अपने अधीनस्थों के साथ अपमानजनक तरीके से चले गए। पूरे वर्मा परिवार के आंगन में सब लोग मौन थे। आखिर इस आदमी की पहचान क्या है कि सिक्स फैंग गेट को भी इसका आदेश मानना पड़ता है? अरमान वर्मा और अन्य लोगों ने हैरानी से कहा, हे, यंग मास्टर ध्रुव की पहचान के साथ सिक्स फैंग गेट से लोगों को जुटाना आसान है। यहाँ तक कि सिक्स फैंग गेट के ड्रैगन सिटी गवर्नर भी उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। परिवार के मुखिया सू ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे, फिर दूसरों को चेतावनी दी, आप सभी को याद है, यंग मास्टर ध्रुव की पहचान के बारे में कुछ भी न बताएं और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना सुनिश्चित करें। वह हमारे वर्मा परिवार के प्रमुखता में वृद्धि की कुंजी है। अरे, ध्रुव मल्होत्रा बहुत ताकतवर है। क्या वर्मा परिवार के वारिस के तौर पर मेरी स्थिति खतरे में नहीं है? अरमान वर्मा के सीने में गुस्सा भर गया और उसने जोर से जमीन पर मुक्का मारा। इस बीच निशा वर्मा की आंखों में अफसोस की झलक दिखी। अगर उसे ध्रुव मल्होत्रा की पहचान पहले से पता होती तो वह सगाई नहीं तोड़ती। दादाजी बहुत पक्षपाती हैं, उन्होंने रोशनी वर्मा, उस गोद ली हुई लड़की को मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी है। निशा वर्मा ने अपना विचार बदला और तुरंत खुश करने के लिए आगे बढ़ी। दादाजी, आपने पहले जो शादी तय की थी वह मेरे और ध्रुव मल्होत्रा के बीच थी, है ना? परिवार का मुखिया सू एक पल के लिए चौंका, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन क्या तुमने मना नहीं किया था? हे, उस समय मैं मूर्ख थी, पर अब मुझे समझ आ गया है। निशा वर्मा मुस्कुराई, उसकी आंखों में चुलबुली मुस्कान थी, जैसे वह ध्रुव मल्होत्रा के सामने अपना गर्वित रूप दिखा रही हो। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उस लड़की रोशनी वर्मा से ज्यादा सुंदर हूँ? ध्रुव मल्होत्रा चाय पी रहे थे और जब उन्होंने निशा की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत गर्म चाय का एक घूंट फूंक दिया और बार बार अपना सिर हिलाया। निशा वर्मा, तुम वाकई अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। निशा वर्मा का चेहरा चाय से सराबोर हो गया, उसका मेकअप लाल और बैंगनी शैद से दागदार हो गया और उसने गुस्से में कमर पर हाथ रखकर कहा, ध्रुव मल्होत्रा, तुम अंधे मूर्ख हो। मैं वर्मा परिवार की नंबर 1 सुंदरी हूँ। ऐसे लोग हैं जो मेरा पीछा करने के लिए आंगन के 3 चक्कर लगाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? ध्रुव मल्होत्रा ने उसका मजाक उड़ाया, उसे सिर से पैर तक देखा और घृणा से अपना सिर हिलाया। तुम खुद को वर्मा परिवार की नंबर 1 सुंदरी कहने की हिम्मत रखती हो? सिलिकॉन से पैद की गई तुम्हारी छाती और भयावह नक्काशीदार नाक और चेहरे को देखो, तुम रोशनी वर्मा के साथ तुलना करने के लिए कैसे योग्य हो? निशा वर्मा का चेहरा सख्त हो गया और अपने आसपास लोगों की संदिग्ध निगाहों को देखकर उसने तुरंत अपना सीना ढक लिया और बोली, आप बकवास कर रहे हैं, मैंने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, ये सब प्राकृतिक है। वह आगे बहस करने ही वाली थी कि अरमान वर्मा ने पीछे से उसका हाथ खींचा और फुसफुसाया, चलो, तुम्हारी नाक गर्म चाय से जल गई है और यह पहले ही गिर चुकी है। हा, सभी लोग खुद को रोक नहीं पाए और निशा वर्मा की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसने लगे। निशा वर्मा का चेहरा लाल हो गया, उन्होंने अपने हाथों से अपनी नाक और चेहरा ढक लिया और ध्रुव मल्होत्रा को घृणा भरी नजरों से देखने लगीं। ध्रुव मल्होत्रा, इतना घमंड मत करो, तुम इस बीमार कमजोर लड़की से शादी कर रहे हो, बस उसकी कब्र पर ध्यान दो, वह ज्यादा दिन नहीं जिएगी। ये कहकर वह गुस्से में चली गई। रोशनी वर्मा ने अपने चेहरे पर एक कमजोर भाव प्रदर्शित किया और आह भरते हुए कहा, ध्रुव मल्होत्रा, निशा वर्मा सही कह रही हैं, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है जो मरने वाला हो। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी।
वह औषधि देवता का शिष्य था, वह अपनी पत्नी को ठीक करने में कैसे विफल हो सकता था। अध्याय 10 मेहमान सीटें भरते हेंजेन परिवार के निवास स्थान पर मुख्य हॉल में एक ताबूत रखा हुआ था तथा सभी लोग शोक पोशाक में जमीन पर घुटने टेके हुए थे। मालिक, युवा मालिक को गुजरे हुए 7 दिन हो चुके हैं, क्या हमें उन्हें अभी दफनाना नहीं चाहिए? चेन एस्टेट के मुख्य प्रबंधक ने पूछा। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। जब से मालिक सू एस्टेट से लौटा था तब से वह चुप था और 20 साल तक सेवा करने वाले प्रबंधक को भी उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिला था। महेश जैन एक अकेले भेड़िए की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनका पूरा शरीर थकावट से भरा हुआ था। फिर भी उनकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं, जो किसी को भी उनसे नजरें मिलाने से रोक रही थीं। नहीं, मेरे बेटे के दुश्मनों का बदला नहीं लिया गया है, उसे कभी दफनाया नहीं जाएगा, महेश जैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक रही थी। पूरे हॉल का माहौल ठंडा हो गया और हर कोई कांपने लगा। मुख्य प्रबंधक की ओर देखने लगा मानो मदद मांग रहा हो। प्रधान प्रबंधक ने गहरी सांस ली और झुककर कहा, मास्टर, इस ध्रुव मल्होत्रा का इतिहास बहुत ही चौंकाने वाला है। यहाँ तक कि 6 डोर्स संगठन भी उसके लोगों का है। हमारा जैन परिवार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं कुचल सकता, चाहे उसके संबंध कितने भी गहरे क्यों न हो। क्या वह वास्तव में लॉन्ग टैंग को हरा सकता है? महेश जैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक रही थी। लॉन्ग टैंग? हर किसी के चेहरे पर भय और बेचैनी छा गई, यहाँ तक कि मुख्य प्रबंधक की आवाज भी कांप उठी। मास्टर, क्या हमें वाकई लॉन्ग टैंग के क्रूर लोगों से मदद मांगनी चाहिए? ये ऐसे लोग हैं जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देते हैं और पूरे परिवारों को खत्म कर देते हैं। लॉन्ग टैंग दक्षिण पूर्व में एक मार्शल आर्टिस्ट गुट को संदर्भित करता था, जो खुद को आम लोगों से ऊपर और मानव जीवन के प्रति उदासीन मानते थे। हर मोड़ पर खून की नदियां और हड्डियों के ढेर छोड़ते थे। यहाँ तक कि ये प्रमुख परिवार भी डर के मारे चुप हो जाते थे, लॉन्ग टैंग से जुड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। अब मैं इस बारे में चिंता नहीं कर सकता। जब तक मैं अपने बेटे का बदला ले सकता हूँ, मैं नरक के राक्षसों से निपट लूंगा, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा। महेश जैन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आवाज फटी हुई और डरावनी थी। जैन परिवार का हर सदस्य डर से जमीन पर दुबक गया। वर्मा परिवार की संपत्ति में हलचल मची हुई थी। लोगों का आना जाना लगा रहता था। जब से महेश जैन की हार की खबर फैली थी, वर्मा परिवार के प्रभावशाली लोगों को झटका लगा था। एक के बाद एक बड़े परिवार सू एस्टेट का दौरा करने आए, एक साथ इकट्ठे हुए और जिनसिंग और लिंगजी जैसे मूल्यवान उपहार पेश किए और अत्यंत सम्मान के साथ कहा, बड़े कुलपति, आपका वास्तव में बहुत प्रभाव है। यहाँ तक कि मिस्टर हे भी आपका समर्थन करने आए हैं। महेश जैन एक दशक से अधिक समय से घमंडी और दबंग रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वर्मा परिवार के मुखिया ने ठहाका लगाया, फिर सिर हिलाया। तुम मजाक कर रहे हो मेरे दोस्तों? वर्मा परिवार एक दोयम दर्जे का घर है, हमारे पास उसे बुलाने की ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन यदि श्री मेहरा को वर्मा परिवार ने आमंत्रित नहीं किया था, तो फिर और कौन हो सकता है? भीड़ ने आश्चर्य व्यक्त किया। वर्मा परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए उनके चेहरों पर आश्चर्य व्यक्त हुआ। हे, मिस्टर मेहरा मिस्टर मल्होत्रा की कृपा से यहाँ आए हैं, वर्मा परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए ध्रुव मल्होत्रा को सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए कहा। ये सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए, फिर हंसे बिना नहीं रह सके। बड़े कुलपति सूप, मजाक करना बंद करो। सभी जानते हैं कि आपका दामाद किसी काम का नहीं है। न केवल वह शक्तिहीन और महत्वहीन है, बल्कि 6 डोर्स के साथ उसका रिकॉर्ड भी है। उसने मिस निशा वर्मा को अपनी सगाई तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे बेकार आदमी के पास मिस्टर मेहरा को आमंत्रित करने का साधन कैसे हो सकता है? कुलपति सू ने ठंडी निगाह डाली और मन ही मन उपहास करते हुए कहा, ठीक है, आप सभी श्री मल्होत्रा की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। यह आपके लिए सही है कि मेरा वर्मा परिवार इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ेगा और अनिवार्य रूप से प्रमुख परिवार बन जाएगा। तभी किसी ने गंभीर स्वर में कहा, बड़े पादरी सू, महेश जैन एक निर्दयी आदमी है। अब जब आपने उसके इकलौते बेटे को मार दिया है, तो वह आपको आसानी से जाने नहीं देगा। हाँ, अगर वह अपना गुस्सा नहीं सह सकता तो क्या कर सकता है? हमारे वर्मा परिवार को अब 6 डोर्स का समर्थन प्राप्त है। अगर महेश जैन ने हमारी अवहेलना करने की हिम्मत की, तो हम उसे आसानी से मिटा देंगे। अरमान वर्मा ने विजयी भाव से कहा, मानो उन्हें डर हो कि दूसरों ने उनकी बात नहीं सुनी। युवा मास्टर सू सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं, वर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते होने के योग्य हैं। भीड़ ने फुसफुसाकर उनकी प्रशंसा की। उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। हे, अरमान वर्मा का चेहरा घृणा से लाल हो गया था और उसने भीड़ की ओर इशारा करते हुए घृणा से अपनी उंगलियां भींच लीं और कहा, आप महेश जैन को बता सकते हैं कि मेरा वर्मा परिवार उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर उसमें हिम्मत है तो वह वर्मा परिवार से बदला लेने आए और देखे कि मैं जैन परिवार को कुचलकर मार डालता हूं या नहीं। चचेरा भाई अरमान वर्मा सही कह रहा है।
अगर महेश जैन ने आने की हिम्मत की तो हम अपने मालिक से कार्रवाई करवाएंगे और पूरे जैन परिवार को बाहर भेज देंगे। निशा वर्मा ने भी अपनी आवाज ऊंची कर दी, उसकी भौहें और आंखें घमंड से भरी हुई थीं। आखिरकार वर्मा परिवार के पीछे 6 दरवाजों के समर्थन से वे महेश जैन जैसे छोटे आदमी की चिंता किए बिना यहाँ घूम सकते थे। ये लोग वास्तव में ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करने में माहिर हैं जो उनकी नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा अवाक रह गए। अरमान वर्मा और निशा वर्मा हमेशा से उन्हें वर्मा परिवार से बाहर निकालना चाहते थे और अब वे उनकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रहे थे। वाकई बेशर्मी। और तभी दरवाजे से ठहाका गूंजा। हाँ, सूर जैसे दूसरे दर्जे के परिवार के लिए इतनी बड़ी बात, ऐसा व्यवहार करना मानो वे अधिपति हों। आपको ये दुस्साहस किसने दिया? ठंडी आवाज में तिरस्कार भरा स्वर था और वर्मा परिवार के सदस्य तुरंत क्रोधित हो गए। कौन सा कमीना मेरे वर्मा परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? उन्हें बाहर खींचो और उन्हें सबक सिखाओ। वर्मा परिवार की दहाड़ के साथ ही 20 से अधिक सुरक्षा गार्ड प्रवेश द्वार पर आ गए और तांग सूट पहने 2 युवकों को ठंडी निगाहों से देखने लगे। तुम्हारी क्या स्थिति है? वर्मा परिवार के यहाँ बिना विजिटिंग कार्ड के आ जाना। हे, विजिटिंग कार्ड? क्या सूर जैसे दूसरे दर्जे के परिवार को मेरे ड्रैगन हॉल से कार्ड मिलना चाहिए? दोनों पुरुषों ने भीड़ की तरफ देखते हुए उपहास किया, जैसे कि वे तुच्छ कीड़े हों। फिर अपने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बेकार, आप में से एक भी अच्छा लड़ाकू नहीं है। घमंडी, मेरे वर्मा परिवार को नीची नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। अरमान वर्मा का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने आदमियों को इशारा किया, जाओ उन्हें अपन बनाओ और उन्हें वर्मा परिवार को अपमानित करने की कीमत बताओ। हाँ, युवा मास्टर। 1 मीटर 90 से अधिक लंबे 2 तगड़े आदमी आगे बढ़े। वे दोनों विभिन्न युद्ध तकनीकों में कुशल थे और सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिक थे, यकीनन पूरे वर्मा परिवार में सबसे मजबूत थे। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उन्होंने युवकों के सिरों पर निशाना साधते हुए अपनी मुट्ठियां घुमाईं। ये दोनों भूसे तेज और भयंकर थे और पलक झपकते ही वे तोप के गोलों की तरह उनके माथे पर जा लगे। उनकी खोपड़ी तोड़ दो और देखो कि क्या वे अभी अहंकारी होने की हिम्मत रखते हैं। अरमान वर्मा गर्व से मुस्कुराया, अपने आदमियों को दोनों से निपटने का आदेश देने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे हथौड़े से वार किया गया हो, और दोनों सुरक्षा गार्डों ने अपनी छाती दबा ली और जमीन पर घुटने टेक दिए। हर कोई अवाक रह गया। युवक दुबला पतला दिख रहा था, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि वह इतना ताकतवर होगा, जिसने 180 पाउंड के भारी भरकम आदमी को मुक्का मारकर उड़ा दिया, यहाँ तक कि उसकी छाती को भी छेद दिया। ये किस तरह का व्यक्ति है और उसके कौशल इतने भयानक कैसे हो सकते हैं? वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर भय के भाव थे और यदि वे दोनों दरवाजे पर खड़े न होते तो वे मुड़कर भाग जाते। ड्रैगन हॉल? क्या वह ड्रैगन हॉल का कोई दूत हो सकता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों में सम्मान भरा भाव था और वह उस युवक की ओर देख रहा था। अध्याय 11। ड्रैगन हॉल से आगंतुक। ड्रैगन हॉल, वह क्या है? भीड़ हैरान थी, अपनी उलझन दिखा रही थी। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने युवक को प्रणाम किया। मैं अजय मेहरा, मेहरा परिवार का पारिवारिक मुखिया, ड्रैगन हॉल के दूत को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। मेहरा परिवार हमारे शीर्ष स्तरीय सामंती परिवारों में से एक है और परिवार का मुखिया यहाँ सबसे बड़ा है। इस युवक में ऐसी क्या खास बात है कि उसे मेहरा परिवार से इतना सम्मान मिलता है? लोग उस युवक की पहचान जानने के लिए आश्चर्यचकित और उत्सुक थे। चूंकि आप ड्रैगन हॉल के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी जागरूकता के लिए श्रेय दूंगा। युवक ने हाथ हिलाकर अजय मेहरा को पास आने का इशारा किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ उस कूड़े से निपटने आया हूँ जो ध्रुव मल्होत्रा है। जैन परिवार का महेश जैन मेरा नौकर है, रोहित चौहान। हालांकि वह मेरे पास रखा हुआ एक कुत्ता ही है, लेकिन कुत्ते को पीटने के लिए मालिक की तरफ देखना जरूरी है। क्या वर्मा परिवार से आने वाले आप इस कूड़े को नहीं सौंपेंगे? यह क्या बकवास है? यह आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहाँ तक कि महेश जैन को भी अपना कुत्ता बता रहा है। उसके तर्क के अनुसार क्या हम सभी प्रतिष्ठित परिवारों से आने वाले लोग उसके कुत्तों के बराबर नहीं हैं? भीड़ ने ठंडी आवाज में कहा। उनकी निगाहें बर्फीली हो गईं और उन्होंने अपने अधीनस्थों को इस घमंडी आदमी को मारने का इशारा किया। लेकिन अजय मेहरा जल्दी से आगे बढ़े और चिल्लाए, रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? वह ड्रैगन हॉल से है। उनका कोई भी मार्शल आर्टिस्ट हम सबको खत्म कर सकता है। मार्शल आर्टिस्ट? क्या वे सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? हम किस युग में रह रहे हैं? हाँ, क्या अजय मेहरा बहुत कायरतापूर्ण नहीं है कि वह ऐसे युवक से डर रहा है? भीड़ ने तिरस्कार दिखाया और पीछे हटने का इशारा किया। तुरंत ही 20 से अधिक तगड़े आदमी आगे बढ़ाए। वे सभी मांसल भूरे भालू जैसे मजबूत थे, जबकि सामने वाला युवक दुबला पतला दिख रहा था। भले ही उसके लड़ने के कौशल असाधारण हो, फिर भी यह उसके लिए एक मृतंत था। उस पर हमला करो। जो कोई भी इस घमंडी बदमाश को मार देगा, उसे मेरी तरफ से 10 लाख का नकद इनाम मिलेगा।
एक व्यक्ति की उग्र चीख के साथ ही वे हटे कट्टे लोग सेना की तरह हरकत में आ गए और धरती हिला देने वाले कदमों से उस युवक की ओर बढ़े। हे, तुम्हें लगता है कि यह कूड़ा मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कर सकता है? युवक ने उपहासपूर्वक ठहाका लगाया, फिर एक झटके में वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। अगले ही क्षण जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं और भालू जैसे विशालकाय लोग एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। अपनी छाती पकड़कर वे पीड़ा से चिल्लाने लगे। ये कैसे संभव है? भीड़ के चेहरे तुरंत दहशत से भर गए। ये 20 से ज्यादा मजबूत आदमी उनके सबसे अच्छे अंगरक्षक थे, जिनमें से हर एक अपने दम पर कई लोगों को मारने में सक्षम था। लेकिन अब सेना में शामिल होने के बाद वे गिरने से पहले दुश्मन के कब्जों को छू भी नहीं सकते थे। वर्मा परिवार के सदस्य डर से कांप रहे थे, जमीन पर रेंग रहे थे और उस युवक से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वर्मा परिवार के मुखिया भी मन ही मन घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को अपने पीछे चाय पीते देखा तो उनका चेहरा तुरंत शांत हो गया। उन्होंने युवक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मास्टर ध्रुव को निशाना बनाना चाहते हो तो मेरी सलाह है कि तुम अभी चले जाओ, नहीं तो यहाँ अपनी जान दे दो। क्या मास्टर ध्रुव? उफ! युवक ने मुंह में लार थूकी, ध्रुव मल्होत्रा पर एक नज़र से मजाक उड़ाया और तिरस्कारपूर्वक हंसा। ध्रुव मल्होत्रा, तुम वाकई अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। सच कहूं तो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि वर्मा परिवार को भी खत्म करने आया हूँ। ओह, और मैंने सुना है कि आपकी पत्नी को नंबर 1 सुंदरी के रूप में सम्मानित किया जाता है। बेहतर होगा कि आप उसे हमारे युवा मालिक की सेवा में सौंप दें, इससे आप एक कुत्ते की जान भी बचा सकते हैं। उनका रवैया अहंकारपूर्ण था। वे वर्मा परिवार और सभी तत्कालीन सामंती परिवारों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर भी किसी भी व्यक्ति ने उसके गलत काम की निंदा करने का साहस नहीं किया। आखिरकार उसकी ताकत बहुत भयानक थी। यदि उनके लोग एक साथ हमला भी करें तो वे चींटियों की तरह कुचल दिए जाएंगे। वर्मा परिवार के सदस्य तनाव में दिखे और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। दादाजी, एल्डर जू ने जो कहा वह सही है। हमें उस कमीने ध्रुव मल्होत्रा के लिए नहीं मरना चाहिए। वह सिर्फ एक दामाद है, वह वास्तव में हमारे वर्मा परिवार के सदस्यों में से एक नहीं है। एल्डर सू का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने अपने पोते के चेहरे पर थप्पड़ मारा। गुस्से में अपना कप मेज पर पटक दिया। बेवकूफ दामाद, ये हमारे वर्मा परिवार का सदस्य है और हम उसे नहीं सौंप सकते, भले ही इसका मतलब हमारे परिवार का विनाश हो। फिर उन्होंने अपनी बेत के सहारे खुद को संभाला, ध्रुव मल्होत्रा को प्रणाम किया और कहा, दामाद जी, मैं इस पागल को रोकने के लिए किसी का इंतजाम करता हूँ, पहले आप पिछले दरवाजे से निकल जाएं। वह ध्रुव मल्होत्रा की पहचान जानता था। वह उत्तरी लियाओ का सम्मानित राजा था। जब तक वह वहां से भाग सकता था वह अपनी सेना बुला सकता था। भारी गोलाबारी की आड़ में इस तरह का शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी मौत के रास्ते पर होगा। हे, कोई जरूरत नहीं। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने क्यूई फोर्स भी विकसित नहीं की है, वह मुझे ध्रुव मल्होत्रा को भगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ध्रुव मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक अपना हाथ हिलाया, युवक की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए। अगर ड्रैगन हॉल मुझसे लड़ना चाहता है तो अरविंद तिवारी को बाहर आने दो। युवक का चेहरा कांप उठा और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो हमारे हॉल मास्टर से लड़ने के लायक? वह दक्षिण पूर्व के पहले मास्टर हैं, हमारे समय के महान ग्रैंड मास्टर। तुम कूड़े के ढेर हो। मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा और देखूंगा कि क्या तुम अब भी इतने घमंडी होने की हिम्मत रखते हो। दहाड़ते हुए वह युवक 10 मीटर आगे बढ़ा और फिर सीधे ध्रुव मल्होत्रा के सिर पर मुक्का मारा। भयावह शक्ति ने हवा को चीर दिया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग सांस लेने के लिए हौंफने लगे। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा निश्चिंत दिखाई दिए, जैसे उन्होंने हमला देखा ही न हो, और वे रेड वाइन का आनंद लेते रहे। मृत्यु की तलाश में युवक की आंखें उभर आईं और उसने अपने घूंसे में और भी अधिक ताकत लगा दी, जो किसी मानव के सिर को तरबूज की तरह फोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। जैसे ही वह ध्रुव मल्होत्रा के सिर पर वार करने वाला था, विक्रम सिंह की आकृति ने अचानक उसे रोक लिया और लापरवाही से उसके सिर पर वार कर दिया। एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई हथौड़ा दीवार पर टकराया हो, और उसकी गूंज बहुत तेज थी। युवक पीछे हट गया और फिर अविश्वास से बोला, क्यूई बल संरक्षण, क्या आप छुपी हुई शक्ति वाले मार्शल कलाकार हैं? तथाकथित छिपी हुई ताकत का मतलब है सच्ची क्यूई, जिसे बाहरी रिलीज के बिंदु तक विकसित किया जाता है, जहां हर मुक्का और लात में 1000 पाउंड का बल होता है। ऐसे मार्शल कलाकार अलौकिक थे और यहाँ तक कि एक सेना को उनसे निपटने के लिए भारी गोलाबारी की आवश्यकता होगी। छुपी हुई ताकत, इसमें क्या खास बात है? मैं तो दामाद ये का रक्षक हूँ, विक्रम सिंह ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी आंखों में गर्व था। वह उत्तरी युद्ध राजा का अधीनस्थ था और बहुत पहले ही परिवर्तन क्षेत्र से ऊपर के स्तर पर पहुंच चुका था। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। जितना चाहो उतना डींग मारो, भले ही तुम छुपी हुई ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट हो, तो क्या हुआ? हमारे हॉल मास्टर एक परिवर्तन क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर हैं, दक्षिण पूर्व में नंबर 1 मास्टर।
अगर तुमने हमारे ड्रैगन हॉल का विरोध करने की हिम्मत की तो तुम बस एक रास्ते पर हो।